टॉपिक्स रह जाएंगे और वो रहेंगे, इजी टॉपिक्स रहते हैं वैसे, कुछ ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं हैं। अपनी साइड से किडनैपिंग कर लेना, अबडक्शन कर लेना, ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट ये कर लेना अपने साइड से। रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट आज करा दूंगा क्योंकि किसी का डाउट भी था उसमें, इसलिए मैं आज उसको करा दूंगा वो टॉपिक। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो तुम लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना कि यार हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं तुम्हें रिप्लाई करके उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। देखो 500 सेक्शन हैं, हर सेक्शन कराना इम्पॉसिबल है और हर सेक्शन तुम्हें भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने यार बेसिकली अपने टाइम पे ये किया था कि वो जो टीओलाई की साइट है बेसिकली जो कोचिंग देता है, मैंने वो कोचिंग ना लेके मैंने क्या किया, उसके जितने भी उसने आईपीसी के सेक्शंस कराए हैं ना, वो सब अपनी वेबसाइट पे डाले हुए मैंने कि ये सेक्शंस आईपीसी के मैं करा रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ वही चीज़ उठा ली थी कि यार ऐसे ये सेक्शन करा रहा है, तो मैंने अपनी साइड से वो कर लिए थे। बाकी न्यूज़ में जो चीज़ें रही हैं वो मैंने आपके लिए डाली दी थी कि यार न्यूज़ वाले सेक्शंस आपको अपने आप करने पड़ेंगे। जितने भी सेक्शंस न्यूज़ में रहे हैं उनमें ऐसा नहीं है कि आपको डेप्थ में ही जाना है, बहुत ज़्यादा डीप में उसके अंदर चले जाओ कि यार हम तो पूरे केसेस वगैरह भी पढ़ने लग गए हैं। तो केसेस वगैरह आपको उसमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स सिर्फ सर्च कर लेना है यार कि और सेक्शन 295 एक्सप्लेन्ड, इंडियन एक्सप्रेस के काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाते हैं। और लाइव लॉ वगैरह का यार अगर किसी का सब्सक्रिप्शन है तो वेल एंड गुड, उस पर भी काफ़ी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे उसके। बट इंडियन एक्सप्रेस के मोस्टली मैंने देखा है कि हर प्रोविजन जो भी न्यूज़ में रहता है, इंडियन एक्सप्रेस अपना एक्सप्लेन उसका चलाता है कि चलाता है। और यार मुझे नहीं पता यार क्यों क्लासेस अपलोड नहीं हो रही, ये बात आप लोग का जो भी एवीपी से जिससे भी कोऑर्डिनेट करते हो आप उससे एक बार ही पूछना ये बात, क्योंकि मेरे पास भी इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ये चीज़ बता रहा था और दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ कह रहा था आपको कि एक चैनल जो मैं कहूँगा सारी को मैं ये चीज़ कहूँगा कि अपनी साइड से लीगल न्यूज़ करने के लिए प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा का चैनल है, एक मिनट, ही इज़ बेसिकली वीसी ऑफ नालसा हैदराबाद, और इनका लीगल अवेयरनेस करके चैनल है। इसकी जितनी भी 6 महीने से वीडियोस हैं, 1 साल से जो वीडियोस डली हुई हैं, ये सारी वीडियोस देख लो यार, फ्री टाइम में खाना खाते टाइम यही चैनल देखते रहो। और थैंक यू यार, काफ़ी हेल्पफुल रही। तो और मैं ये कह रहा था कि अपना यार लीगल अवेयरनेस के नाम से ये इनका, आप सिर्फ प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। इन्होंने अपना जितना भी पढ़ाया है वो है ना, इनकी जितनी भी वीडियोस हैं वो एक तो बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं, हर एक सेक्शन को जो प्रोविजन को कराते हैं। इनकी प्राइवेट डिफेंस पे भी वीडियो थी जब मैंने अपने टाइम प्रिपरेशन की थी, तो मैंने प्राइवेट डिफेंस इनकी वीडियो से कर लिया था रादर देन कहीं और किसी की सोर्स के। तो प्राइवेट डिफेंस की वीडियो इनकी थी, वो भी एक बार देख लेना, किसी को रिवाइज करना हो प्राइवेट डिफेंस तो उससे भी रिवाइज हो जाएगा। बाकी भी काफ़ी टॉपिक्स थे जैसे 295 जैसे टॉपिक्स जितने भी हैं, जितने भी न्यूज़ में टॉपिक्स रहते हैं, आपके केसेस जो जो इंपॉर्टेंट रह रहे हैं, केसेस सुप्रीम कोर्ट के जितने, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था सेडिशन पे, उसकी भी इन्होंने एक्सप्लेन वीडियो बनाई हुई है। रादर देन गोइंग बाय समवन एल्स वर्ड, ये प्रोफेसर बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, इनके वर्ड्स पे जाओ, इनके वर्ड्स के हिसाब से चलो। इट्स वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड एट टीचिंग एंड बहुत ही बढ़िया चैनल है इनका। मैं सारे को रिकमेंड करूंगा कि जो भी प्रिपरेशन में सीरियस है इनके चैनल की सारी वीडियोस देख डालो। बाकी अब मैं पढ़ाने पे आता हूँ यार। तो नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस क्लास के बाद, व्हाट्सएप कर लेना यार, मेरे को कॉल मत करना डायरेक्टली क्योंकि अननोन नंबर्स मैं बहुत रेयरली उठाता हूँ। सब्सक्राइब कर दिया, वेरी गुड यार। काफ़ी न्यूज़ लीगल न्यूज़ के काफ़ी चैनल्स हैं बट इनसे बेटर कोई चैनल मैंने नहीं देखा है यार। लीगल अवेयरनेस नाम से है, मैं डाल ही दूँ क्या तुम्हारे साथ साथ? लिंक भेज देना यार, जिसको भी जिसने भी अभी ये डाला था सब्सक्राइब कर दिया, लिंक चैट में डाल देना बस, चैनल का लिंक डाल देना। इट्स वेरी गुड, मतलब ही इज़ वेरी गुड एट टीचिंग। आप लोग देख लेना प्रोफेसर के साथ। और ये प्रोफेसर कुछ लोग होते हैं जिनके आर्टिकल्स सही में आपको अपने साइज से पढ़ने चाहिए, ही इज़ वन ऑफ देम। तो आपको न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आर्टिकल्स मिलेंगे, लीगल आर्टिकल्स जो हैं प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा के। आप लोग इनके आर्टिकल्स जरूर पढ़ा करें क्योंकि एनहांसेस योर नॉलेज बहुत ज़्यादा ही। तो इन ऐसे ऑथर्स को फॉलो कर लिया करो। चलो मैं कल वाले टॉपिक पे ही आता हूँ। कल वाले टॉपिक में क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लास्ट में ये ग्रीवेंस रहा था कि यार थोड़ा मिक्सअप हो गया, तो मैं एक टेबल बना दी है जिसमें मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। बट टेबल से पहले मैं एक बार एग्जांपल लेके बता देता हूँ, उसके बाद हम टेबल की कंटेंट्स पे आ जाएंगे। तो सपोजिंगली ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन मेरे पास है और मेरे घर पे ये मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि मेरे घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, कोई काम करने इलेक्ट्रिशियन आता है, हु इज़ अननोन टू मी, कोई मेरा उससे फ्रेंडली टर्म्स नहीं है, और वो फ़ोन मेरे घर से उठा के लेके चला जाता है। एक्ट ऑफ कमीशन, जो उसने फ़ोन अपना मेरा फ़ोन मेरे घर से उठाया, उसने जैसे ही ये फ़ोन उठाया ना उसने थेफ्ट कमिट कर दी, क्योंकि थेफ्ट के जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे। उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था उठाते टाइम, डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग, जब उसने फ़ोन उठाया वो फ़ोन चोरी करने के लिए उठा रहा था, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था उस टाइम पे। मूवेबल प्रॉपर्टी है फ़ोन मेरा,
दूसरा तीसरा ये मेरी पोजीशन से ले गया है, घर में ही पड़ा था चाहे मेरा फ़ोन, बट मेरी पोजीशन के अंदर ही आएगा वो चीज़ भी। तो तीसरी चीज़ भी यहाँ पे फुलफ़िल हो जाती है। चौथी चीज़ बिना मेरी कंसेंट के लेके गया है। और पाँचवीं चीज़ जैसे ही उसने मूव किया, वैसे ही उसने थेफ्ट कमिट कर दी। सपोज़िंगली क्या होता है कि यार वो जो चोर जो बेसिकली इलेक्ट्रिशियन मेरा फ़ोन उठाता है, वो मेरा फ़ोन उठा के अपनी जेब में रखता है और वो जब घर के बाहर जा रहा होता है, मैं उसको रोक लेता हूँ। और मैं उसको रोक लेता हूँ और मैं उससे फ़ोन छीन लेता हूँ वापस। ऐसे टाइम पे भी उसने थेफ्ट कमिट कर दिया है। उस टाइम पे उसकी थेफ्ट कमिट हो चुकी है। आपको ये बात याद रखनी है, थेफ्ट जैसे ही फ़ोन बंदे ने उठाया ना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लेने के लिए, वैसे ही थेफ्ट कमिट हो जाती है। तो ये थेफ्ट का एग्जांपल हो गया। अब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का एग्जांपल ये है कि भैया यही फ़ोन को एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरा फ़ोन पड़ा था, ये स्पेयर फ़ोन था मेरा, और मेरा फ़ोन मेरे घर पे पड़ा है। और मेरा फ्रेंड आता है, ही इज़ वेरी फ्रेंडली टर्म्स विद मी, और वो मेरे को ऐसे यूज़ करने के लिए, बिना कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के, वो सिर्फ यूज़ करने के लिए फ़ोन उठा के लेके चला जाता है, अपना यूज़ करने के लिए कि यार मैं इसको हफ्ता यूज़ करके इसको वापस दे दूंगा, मेरा दोस्त है तो मैंने इसको वापस दे दूंगा। बट 2 दिन रखता है वो अपने पास। 2 दिन के बाद उसको लगता है कि यार इसका फ़ोन मार्केट में अच्छी वैल्यू में बिकेगा। मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ोन जाके मार्केट में बेच देता हूँ। तो जब वो मार्केट में जाके फ़ोन बेच देता है, तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का एक्ट कमिट कर देता है। इस सिचुएशन में अगर आप एक चीज़ देखोगे, वो फ़ोन मैंने उसको दिया नहीं था, मैंने उसको कोई इंटरेस्ट नहीं किया था, कोई ट्रस्ट वाले उस फैक्टर से मैंने उसको दिया नहीं था कि तू उसको संभाल के रख। वो सिर्फ हमका एक इम्प्लाइड कंसेंट थी, हम मेरी तरफ से उसको, कि यार मेरा फ़ोन तो मेरा दोस्त लेके ही जा सकता है। वो सिर्फ इम्प्लाइड कंसेंट थी। जो थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का यहाँ पे डिफरेंस आता है ना, वो ये आता है कि मेरे दोस्त ने जब मेरा फ़ोन उठाया था ना मेरे घर से, उसका उस टाइम पे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। जबकि इलेक्ट्रिशियन ने जब मेरे घर से मेरा फ़ोन उठाया था, तब उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था चोरी का। ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन में दोनों में फ़र्क होता है, थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का। जब हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं ना, तो वो विश्वास वाली बात होगी कि भैया एक बंदे को मैंने विश्वास किया कि भैया मैं अपना 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, और 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं उसके पीछे से अपने सर्वेंट को बोल के गया कि यार ये जो फ़ोन है आप अपने अपने पास रखो, संभाल के रखना, मैं आपके आके आपसे ले लूंगा। ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में मैंने उसको फ़ोन दिया था, और उसको जब मैंने फ़ोन दिया था उस टाइम पे उस सर्वेंट का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। उस सर्वेंट ने अपने पास फ़ोन रखा, बट जब वो 10 दिन के लिए मैं बाहर गया होता, मेरे पीछे से तीसरे या चौथे दिन उसने क्या किया, मार्केट में जाके बेच दिया और उससे पैसे बना लिए, और फिर वो अपना काम अपना यहाँ से चला गया। इस सिचुएशन में जो उसने किया है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उसने मेरा जो ट्रस्ट मैंने उसके किया था कि यार मैंने तेरे को इंटरेस्ट किया अपनी प्रॉपर्टी, उसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी को, अपना फ़ोन बेसिकली हैंड ओवर किया है, उस ट्रस्ट को उसने ब्रेक कर दिया और उसने जाके खुद उससे पैसे बना लिए। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की काफ़ी काफ़ी इलस्ट्रेशन और भी होंगी, जिसमें और भी डिटेल में हम करेंगे। एक बारी टेबल मैंने इसीलिए बनाई थी कि किसी को अभी भी रह गया होगा तब भी क्लियर हो जाए। तो थेफ्ट में जब हम बोलते हैं तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग होता है। ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैसे अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग होता है। तो जब जब ये बेसिकली अगर आप किसी ने पंचायत देखा हो, तो ये मैं कल भी एग्जांपल दिया था कि वो पंचायत में जब चप्पल पहन के चली जाती है, उसका उस टाइम पे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होता। तो वो चप्पल जब पहन के चली जाती है, उसका उस टाइम पे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होता, और वो चप्पल अपने पास ले जाती है। बट सपोजिंगली मैं जो भी वो थी, सरपंच थी, वो चप्पल पहन के गलती से चप्पल पहन के चली गई दूसरे की, और सपोजिंगली उसको घर जाके पता चल जाता है कि यार ये तो चप्पल मैं दूसरी लेडी की पहन के आ गई हूँ, और रादर देन रिटर्निंग इट, या रादर देन उसको रिटर्न करने के, वो जाके उसको मार्केट में बेच देती है। अब वो जो मार्केट में जब उस चीज को बेच देती है, तो उसके अगेंस्ट जो ऑफेंस बनेगा वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का बनेगा, क्योंकि जब उसने चप्पल उठाई थी वहां से, उसका उस टाइम पे कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो सिर्फ एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वो चप्पल अपने साथ ले गई थी। बट बाद में जाके उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन बन जाता है, और वो जाके मार्केट में बेच देती है। यही चीजों में फर्क है थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में। थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग, और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में अगर देखोगे, इट मे बी लॉफुल, एक मिनट, it may be lawful or innocent taking, but following the taking, there is a subsequent change of intention that converts lawful taking into unlawful act of criminal misappropriation. ये बेसिकली आपकी इलस्ट्रेशन ए भी अगर आप इसकी देखोगे, उसकी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की इसी चीज को डील करती है। एक मिनट रुकना, या हाँ, A takes a property belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing at the time when he takes the property to be belonging to himself, A is not guilty of theft. But if A, after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property of to his own use, he is guilty of the offense under this section. Basically, criminal misappropriation. यही चप्पल वाला एग्जांपल है। उसने चप्पल पता चल जाता है कि यार मैं तो गलत चप्पल पहन आई हूँ मंदिर से, बट वो फिर भी चप्पल को रिटर्न करने की जगह मार्केट में जाके बेच देती है। तो ऐसे में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का एक्ट कमिट कर देती है वो। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना यार, किसी की शायद वॉइस आई थी मेरे को भी। इलस्ट्रेशन बी भी ऐसे ही रिलेटेड है, एक मिनट रुकना।
इलस्ट्रेशन बी में जो अगर आप देखोगे तो यही है कि फ्रेंड वाली बात है कि यार जो मैंने एग्जांपल पहले ही दे दिया था इलस्ट्रेशन बी के, जैसे ही मैंने पहले एग्जांपल दे दिया था कि मेरा फ्रेंड मेरे घर से मेरा फोन लेके चला जाता है इन अ फ्रेंडली टर्म्स, हम लोग हैं, एक इम्प्लाइड कंसेंट है, वो मेरा फोन लेके जा सकता है कभी भी। तो जब ये वो लेके जाता है उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होता है उस टाइम पे, बट बाद में जाके उसका एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन बन जाता है और वो जाके फोन को बेच देता है। तो उस फोन को जो वो बेचेगा तो उसका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का एक्ट हो जाएगा। अब हम जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, इस सिचुएशन में क्या होता है कि यार रादर देन इम्प्लाइड कंसेंट मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना फोन किसी को दे रहा हूँ, 10 दिन के लिए दे रहा हूँ कि यार तो अपने इसका उस फोन का ध्यान रखियो, आई एम इंटरेस्टिंग दैट प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि यार क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से डिफरेंशिएट करती है। मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं इसको इंटरेस्ट कर रहा हूँ कि तेरे को इसका संभाल करना है, और वो बेसिकली तू इसका संभाल करियो अपना मेरे पीछे से, और उस संभाल के टाइम पे वो उस चीज को जाके फोन को जाके बेच देता है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनेगा। द प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर, देयर इज नो, और इस सिचुएशन में भी जो थेफ्ट से डिफरेंशिएट करता है वो यही चीज डिफरेंशिएट कर रही है कि यार जब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ बेसिकली, यार कल भी मैंने लिखवा दिए थे सेक्शन, फिर भी मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। सेक्शन 378 आपका थेफ्ट है, सेक्शन 403 आपका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, और आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है सेक्शन 405। अपनी साइड से एक बार सेक्शन देख लेना, और पनिशमेंट्स के सेक्शन एक बार इनके साथ साथ देख लेना कि जब हम लोग को कोई पूछता है कि यार मर्डर कहाँ है, रादर देन सेइंग कि हम लोग डिफाइन की मर्डर के डिफिनेशन पे जाएं, सेक्शन 300 डिफाइन करता है मर्डर को, रादर देन, क्योंकि जो चार्ज बनता है ना वो पनिशमेंट वाले सेक्शन पे बनता है। तो अगर आप एफआईआर में देखोगे ना, एफआईआर में कभी ये नहीं लिखा होगा कि सेक्शन 300 में हमने इसको पकड़ा है, 302 में उसको पकड़ा जाएगा क्योंकि पनिशमेंट उसके अंदर है। तो पनिशमेंट वाले सेक्शन के अंदर पकड़ा जाता है लोगों को। निक्की का एक मिनट क्वेश्चन क्या है, इस रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लेडी स्टेशन पर एक लड़के को देखती है, नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, ये थेफ्ट होगा। यही चीज में एक डिफरेंस है कि यार ये थेफ्ट क्यों होगा, इस चीज को मैं समझा देता हूँ। इसका बेसिकली क्वेश्चन ये था कि यार बेसिकली वो बंदे को, एक बंदे को अपने टिकट दे देती है और टिकट को लेके चला जाता है। ये अगर आप देखोगे ना कि कल भी इसी इलस्ट्रेशन पे हम कह रहे थे, मैं नीचे लिख भी दी थी कि जैसे मैं इस इलस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो आपकी थेफ्ट की डी ई इलस्ट्रेशन है ना, इसी चीज को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन है ये चीज। तो बेसिकली मैं अपना फोन या कोई भी चीज दे देता हूँ कि यार मेरे को कोई मिलता है रोड पे, और वो कहता है कि यार मेरे को एक फोन करना है अर्जेंट, कोई कॉल करना है, आप मेरे को एक बार फोन दे दीजिए, और वो मेरे सामने से ही वो फोन लेके भाग जाता है। ऐसी सिचुएशन में उसने थेफ्ट कमिट करी है क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। जब मैंने उसको फोन दिया था ना, तो उससे ये नहीं हुआ कि मेरी पोजीशन चेंज हो गई है। उसको फोन मैंने दिया कॉल करने के लिए। अब यार आपने किसी को भी फोन दिया कॉल करने के लिए, या फिर किसी आपके ही घर के अंदर ही होता है कि यार आपने अपने सर्वेंट को बोलते हो कि यार फोन मेरे चार्जिंग पे लगा दे, और रादर देन वो चार्जिंग पे लगाने के आपके सामने ही आपका चीज लेके चला जाता है, तो उस टाइम पे वो थेफ्ट कमिट करता है। यही चीज जो है ना, इलस्ट्रेशन डी और ई को सेपरेट कर दी है। अगर आप थेफ्ट की इलस्ट्रेशन पे आओगे ना, एक मिनट रुको, थेफ्ट की इलस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे, इलस्ट्रेशन जो डी है, वो बेसिकली डी वाली इलस्ट्रेशन में ये होता है कि यार मैं अपने सर्वेंट को एक चीज देता हूँ कि यार मेरा कोई भी प्रॉपर्टी दे रहा है, इसमें शायद प्लेट दे रहा है, कुछ कोई एक चीज दे रहा है, मैंने अपने सर्वेंट को एक प्लेट दी कि यार ये प्लेट रख, और इस प्लेट का को अभी देख लियो कि क्या क्या करना है, और वो मेरे सामने से ही वो प्लेट को लेके भाग जाता है। ऐसी सिचुएशन में वो थेफ्ट कमिट कर रहा है क्योंकि वो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। पोजीशन आपकी उस टाइम पे चलती है, एक मिनट रुको, इसका आंसर, पोजीशन उस किस टाइम पे चेंज होती है, किस टाइम पे इंटरेस्टमेंट हुई है प्रॉपर्टी की, अ, एक मिनट रुकना, किस टाइम पे इंटरेस्टमेंट हुई है कि यार मैं पीछे से जा रहा हूँ और वो मेरे पीछे से कर गया है। पोजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने बोला था कि यार पोजेशन को इसलिए डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप सिचुएशन ये सोचते हो कि यार किसी को मैंने फोन दिया कि सिर्फ कॉल कर लिया उसकी वजह से पोजेशन उसके पास चलेगी, तो ऐसी सिनारियोज नहीं है। पोजेशन आपकी तभी चेंज होगी जब आपके पूरे कंट्रोल से वो चीज बाहर चली गई है, और आपको उस चीज को रिटेक नहीं कर सकते। आपके सामने कोई आपका फोन लेके चला जाएगा तो उससे आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो जाएगी। एक बार उसका श्रेय का इलस्ट्रेशन क्या है। A lady wanted to buy a railway ticket but finding crowd near the ticket window station asked Raju. यार इसका ब्रीच ऑफ, एक मिनट रुकना यार, मैंने बुक में ही ये इलस्ट्रेशन देखी थी और मैंने इसका आंसर यही नहीं देखा था जो तुम बता रहे हो ना श्रेया, एक मिनट रुकना यार। लकीली यही सेम चीज देखी थी मैंने यार कहीं तो कहीं तो।
यार एक बारी मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूंगा, फिर भी मैंने, मेरे को जितना याद है मैंने बुक में यही सेम इलस्ट्रेशन पढ़ी है और इसका आंसर उन्होंने थेफ्ट ही दिया होता। मैं ये पहले ही से कोट कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर भी अपनी साइड से क्लियर कर लूंगा ये चीज़, क्योंकि इलस्ट्रेशन थे उससे भी यही चीज़ रिलेट करती है। एक मिनट रुकना यार, मैंने कल ही तो पढ़ी थी। अभी चलो टाइम वेस्ट नहीं करते यार, मैं एक बारी कंप्लीट कर देता हूँ इस चीज़ को। मैं एक बारी बुक की स्क्रीनशॉट या फोटो जो भी है मैं एक बारी ग्रुप पे डलवा दूंगा, क्योंकि मैंने ये सेम इलस्ट्रेशन अपनी साइड से पढ़ी है। मेरे को यार इसका जहाँ पे भी ये था ना, हाँ यार श्रेय, मेरे को भी ये बात पता है कि थेफ्ट की इलस्ट्रेशन में गिवन है। मेरे को लग रहा है कि उनका आंसर एक बार रीचेक कर लेना, और जहाँ पे भी इसका आंसर हो एक बार मेरे को वो भी भेज देना श्रेया। तुम एक बार ये चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि मैंने ये चीज़ सेम इलस्ट्रेशन पढ़ी भी है अपनी साइड से। ये बेसिकली हैंड ओवर किया रेलवे स्टेशन पे ही, कि यार हैंड ओवर किया है उसने बेसिकली, और उस टाइम पे ही वो उसके सामने सामने से लेके भाग गया है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने थेफ्ट आंसर दिया होता रादर देन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। यार ये तीनों में ही मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। यार ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती हैं। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सपोजिंगली जैसे अगर हम देखेंगे ना कि इलस्ट्रेशन ए जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करती है बेसिकली। उसमें क्या होता है, इलस्ट्रेशन ए जो है आपकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर एक तो दोनों चीजों से डील करता है, मूवेबल और इमूवेबल। तो इलस्ट्रेशन ए में क्या होता है, उसको बोलता है कि यार ये विल है मेरी, तू एग्जीक्यूटर है इस विल का, तेरा काम ये है कि तू मेरे मरने के बाद ये इस विल के अकॉर्डिंग बंटवारा कर देगा तीन लोगों में, रादर देन वो बंटवारा करने के अपने आप में वो अपने आप वो प्रॉपर्टी रख लेता है, अपने पास वो प्रॉपर्टी रख लेता है और अपनी अपने लिए यूज करने लग जाता है। ऐसे सिचुएशन में उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, भले ही वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। यानी कि मैं अपने घर का कह रहा हूँ कि मेरे घर को तीन हिस्सों में डिवाइड करके दे दियो मेरे मरने के बाद, रादर देन वो तीन हिस्सों में डिवाइड करने के वो अपने पास वो घर रख लेता है और वो अपना घर बेच के उससे पैसे कमा लेता है। तो इस सिचुएशन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा, क्योंकि जो हमारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला सेक्शन है वो दोनों ही उससे रिलेट करता है। यार इस एग्जांपल में वॉलंटरी की बात नहीं है, इस एग्जांपल में सिर्फ जो क्वेश्चन ये है कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा या थेफ्ट का होगा, रादर देन ये वॉलंटरी वाला ये पॉइंट नहीं है। क्योंकि देखो वो जो पैसे उस टाइम पे दे रही है वो, यही चीज मैं कह रहा था कि वॉलंटरी चाहे उसने पैसे दिए भी हों, मैं यही कह रहा हूँ कि यार उसने वॉलंटरी चाहे पैसे भी दिए हों। यार मैंने अपना फोन भी किसी को वॉलंटरी दिया है कि यार तू इससे फोन कर ले, तेरे को इंपॉर्टेंट कॉल करना है उस टाइम पे। नहीं यार, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यार। यही मैं एग्जांपल दे रहा था अपनी साइड से कि यार मैं अपना फोन किसी को बेसिकली उस टाइम पे दिया है कि यार तू इससे मेरा फोन कर ले, मेरे को रास्ते में लोग मिला, बंदा मिला, यार तू इससे फोन कर ले, और उसने मेरा जो फोन लिया, उसने सिर्फ एक मिनट मेरे को एग्जांपल को आंसर करें। तो जैसे मैं यही वाला एग्जांपल दे रहा था, फोन वाले का एग्जांपल। मैं रोड पे जा रहा हूँ और बेसिकली मेरे को कोई रास्ते में मिला कि यार कहता है यार मेरे को बहुत नीड है एक बंदे को कॉल करने की, और वो मेरा फोन मैं उसको दे देता हूँ। उस टाइम पे वो फोन लेके भाग जाता है। तो उस टाइम पे जो वो फोन लेके भाग जाएगा, क्योंकि उसने जो मेरा फोन लिया है वो एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लिया था कि जाके मैं इसको चोरी करना चाहता हूँ इस फोन को। ऐसे सिचुएशन में जो ऑफेंस बनेगा वो थेफ्ट का बनेगा। जो चीज जो क्रिटिकली मेरे को लगता है कि अगर हम लोग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को इस जो जो ये वाला एग्जांपल में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले एग्जांपल को हम डाल देते हैं ना, यही फोन वाले को एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ। सपोजिंगली मैंने जब फोन दिया था, क्या? मेरे को ये कोई मिला, राज मिला या जो भी जो आ गया मिला, मेरे को होगा। रास्ते पे मिला, एक रोड पे मिला। इसने बोला कि भैया मैंने तो आपकी क्लासेस ले रहा था, आपको मैं जानता हूँ, आप हम्म। मेरे को एक फोन वाली फोन दे दो कि आ ही गया क्योंकि मेरे होगा, को एक जाऊंगा इंपॉर्टेंट घर रखा पे कॉल होगा। करना है। अब इस टाइम पे उसका एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन था कि मैं जैसे ही ये मेरे को फोन देगा मैं इसका फोन लेके भाग जाऊंगा, तो नहीं ये नहीं थेफ्ट हो आता। जाएगा। ठीक है, ये चीज डिफरेंशिएटर हो सकती है। दूसरी चीज, दूसरा सिनेरियो अभी ये तो है नहीं कि आया यार बट इसको मैंने पक्का फोन दिया, होगा। ठीक है, इसने कहा कि भैया मैं फोन करके आपको फोन देता हूँ, और उस टाइम पे इसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। इसका यही था कि यार मैं सर के फोन से अपने घर पे फोन करता हूँ, और ये बेसिकली देखता है कि यार मेरे तो फोन घर पे फोन पे लाता है और जाके करता है। उस टाइम पे क्या करता है, उसके बाद इसका इंटेंशन चेंज हो जाता है। उस टाइम उसके बाद जब उसका इंटेंशन चेंज हो जाता है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन सकता है। बट ये इंटेंशन कहाँ पे चेंज होता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसका जब लेते टाइम क्या इंटेंशन था, या फिर जब उसको बेसिकली जब वो लेके भागा तो उसका क्या इंटेंशन था। इसीलिए मैं कह रहा था कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी है। इसका इलस्ट्रेशन मेरे में तो थेफ्ट का ही आंसर देता है इसमें। अ, यार एक बारी मैं बुक से चेक रेफर करके इसका आंसर एक बारी दिलवा दूंगा, आपको भिजवा दूंगा, रादर देन अभी मैं इस पे अपना टाइम लगाऊं। हाँ, रादर देन हम इसमें मूव करते हैं एक बारी। मैं बेसिकली और भी डिफरेंसेस पे आ रहा था, और एक बार ये डिफरेंसेस कर लेंगे तो शायद उस पर और डिस्कशन करना बेटर रहेगा, रादर देन हम अभी इसी चीज पे करें।
यार इंटेंशन चेक करने का कोई मीटर नहीं होता, इंटेंशन बेसिकली आपके सर्कमस्टांसेस से चेक होता है। और इलस्ट्रेशन से टाइम पे आप लोग एज्यूम कर लेते हो कि इलस्ट्रेशन के टाइम पे इंटेंशन क्या पे कहाँ पे है। और वो जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको फैक्ट से पता चल रहा होगा कि उस टाइम पे इंटेंशन क्या था, किस टाइम पे क्या इंटेंशन था, वो फैक्ट्स की बेसिस पे ही निकलता है। कोड भी हमेशा इसी चीज़ पे जाता है। जब मैं फर्स्ट पॉइंट में आपको करा चुका हूँ, सेकंड पॉइंट में ये कह रहा था कि यार जो थेफ्ट है उसमें प्रॉपर्टी इज टेकन आउट द पोजेशन ऑफ द अदर। थेफ्ट में बेसिकली आपकी किसी और की पोजेशन से वो प्रॉपर्टी ली गई है। जब हम लोग उसमें आते हैं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आते हैं, तो जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली किसी और की पोजेशन में होती है। जैसे कि हम लोगों ने ये बात की थी कि यार वो मेरा फ्रेंड मेरे घर से फ़ोन लेके गया है, तो प्रॉपर्टी दूसरे की पोजेशन में ऑलरेडी है, बट सब्सिक्वेंटली उसका इंटेंशन चेंज हो जाता है और वो जाके उस चीज़ को बेच देता है। सेम चीज़ हम लोगों की ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी होती है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि यार जो मैं पोजेशन वाला फैक्टर कह रहा था वो यहीं पे है कि थेफ्ट के अंदर प्रॉपर्टी इज टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द अदर। उस टाइम पे ही उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है। और थेफ्ट की जो तीसरी चीज़ है बेसिकली वो यही है कि यार थेफ्ट का ऑफेंस हमारा मूव करते ही ऑफेंस बन जाता है। मियर मूविंग ऑफ दैट थिंग इज एन ऑफेंस। जैसे कि इलस्ट्रेशन भी है आपके थेफ्ट वाले सेक्शन में, वो बेसिकली रिंग छिपा देता है घर के अंदर कि मैं बाद में आके इसकी चोरी कर लूंगा, बट जैसे ही उसने रिंग उठाई छिपाने के लिए वैसे ही थेफ्ट कमिट हो गया। और जब हम क्रिमिनल मिसऑप्रिएशन में देखते हैं कि मियर मूविंग इज नॉट एन ऑफेंस, वही चप्पल वाला एग्जांपल कि यार जब चप्पल गलती से दूसरे की पहन के गया था, तो जब मूव किया था तब कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, तो कोई ऑफेंस नहीं बना उस टाइम पे। और अदर बाद में जाके जब वो चप्पल मार्केट में जाके बेच देती है, उसका उस टाइम पे गलत इंटेंशन बनता है, इसलिए वो क्रिमिनल मिसऑप्रिएशन बनता है। सेम चीज आपकी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ है। और थेफ्ट में एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो कोई नहीं, डीयू में पढ़ेंगे यार। डीयू में भी इतना कोई डिटेल में नहीं पढ़ाता ये। मैंने अपनी साइड से इसको करा है। कल मैंने सारा दिन बैठ के इसी ये 3 टॉपिक्स पढ़े थे कि आप लोगों को कंप्लीट कराना है। और डीयू में भी इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता यार ये, मतलब इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ये थेफ्ट वाले जब जब आप आते हो थेफ्ट वाले एरियाज में, जब ये इस वाले एरियाज में जब आने लग जाते हो, तब तक आपका सेमेस्टर का एंड आ चुका होता है। क्योंकि इतना टाइम ले जाता है कि मर्डर वगैरह इतना टाइम ले जाता है कि आपका आधा सेमेस्टर निकल चुका होता है। यार अपनी साइड से भी थोड़ा थोड़ा बहुत क्लियर कर लेना, यही उसको टेबल को याद रख लेना। एक बार टेबल का जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले भी लेना है लास्ट में। और क्योंकि मैंने ये अपनी साइड से ही टेबल बनाई थी, जब मैंने इंग्रेडिएंट्स बना लिए थे तब मैंने अपनी साइड से एक टेबल बना ली। बुक में डिफरेंसेस हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और थेफ्ट के, और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट के। वो डिफरेंसेस भी इतने इजीली नहीं है, बट फिर भी मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत उससे मैं करके या थोड़ा बहुत अपनी साइड से करके क्लैरिटी कर लूँ। और बेसिकली जो प्रॉपर्टी इज टेकन विदाउट कंसेंट, थेफ्ट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने कल भी इंग्रेडिएंट बताया था वो यही था कि यार प्रॉपर्टी इज टेकन विदाउट कंसेंट। जब हम लोग क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात करते हैं या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं, उसमें जब हम मिसअप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, मिसअप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, उसमें एक इम्प्लाइड कंसेंट से प्रॉपर्टी ली गई है। यार कि मतलब एक सिचुएशन ये हुई है कि भैया मेरा दोस्त है, मेरे से मेरा फोन लेके चला गया, तो एक इम्प्लाइड कंसेंट है कि यार दोस्ती दोस्ती में तो हमने ये चीज़ करी है। और जब हम लोग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बात करते हैं तो बेसिकली प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाती है ट्रस्ट बेसिस पे कि यार मेरे को विश्वास है तेरे पे, मैंने तेरे को इस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए दिया गया है, ये प्रॉपर्टी मैंने तेरे को संभालने के लिए दी है। ये आपका फोर्थ वाला डिफरेंस है। ये फिफ्थ में मैंने बेसिकली वही एग्जांपल ही दिया हुआ है कि यार वो मोबाइल फोन वाला जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको करा दिया था अपनी साइड से। अगर टेबल किसी को रिक्वायर्ड चाहिए हो तो यार फोटो ले लेना, तो एक स्क्रीन पे तो आनी रहेगी शायद ये को। किसी को चाहिए हो तो ले लेना, आई गेस अब तो आ जाएगी, नहीं बहुत छोटी आएगी बट पर जैसे भी टेबल देख लेना यार अपने आप एक बार, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। और किसी को रिक्वायर्ड हो तो ही ले लेना, नहीं तो मुझे लगता है कि इजी ही है सारी चीज़ें। यार मैं अपनी साइड से सेंड करूंगा ये चीज़ें, आपको समझ तो आएंगी नहीं कि मैं अपनी साइड से भेज भी दूंगा। और मेरे को लगता है कि यार मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। मैंने अपनी साइड से एक बार नोट्स सोचा था कि मैं तुम्हें भेज दूंगा, और बट एक तो जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नोट्स बना लेता हूँ, मैं अपने लिए भी नोट्स बना लेता हूँ साथ साथ। और यार कौन कौन से सेक्शन है, वही सेक्शन है ऊपर सबसे ऊपर लिखे भी हुए हैं। 378 थेफ्ट का सेक्शन है, उसके बाद क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन 403 में है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में। चलो मैं एक बार यही वाले टेबल आपको यार कहीं से कैसे भी स्क्रीनशॉट लेके भिजवा दूंगा, बाकी नोट्स नहीं भिजवाऊंगा मैं, क्योंकि यार बाकी नोट्स आप लोग मेरे पढ़ने बैठ जाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्या चीज़ बंदा देख रहा है और ये बंदा कितना आगे लिख चुका है। तो इसलिए मैं बाकी नोट्स तो नहीं भेजूंगा। हाँ उससे प्राइवेट डिफेंस वाले मैं आपको फिर भी भेज दूंगा, और जनरल एक्सेप्शन वाले नोट्स फिर भी भेज दूंगा। उसके आगे के नोट्स नहीं भेजूंगा, क्योंकि उसके आगे के नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत सारे केसेस भी डाल रखे हैं इसमें बीच में, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है आप अभी से केसेस पढ़ोगे तो।
बाकी अब मैं इलस्ट्रेशंस पे आ रहा हूँ। जो इलस्ट्रेशन मैंने अपनी साइड से डिफरेंशिएशन देख के लिए देखी थी, वो आप थेफ्ट की इलस्ट्रेशन डी ई जी में देखोगे। तो यार मैं रॉबरी और डकैती कराऊंगा, चिंता मत करो, मैं इसके बाद वही टॉपिक पे आऊंगा, उसकी चिंता मत करो आप अपनी साइड से। तो थेफ्ट का जब मैं अपनी साइड से बता रहा था कि यार थेफ्ट में जो इलस्ट्रेशन है डी ई और जी, ये तीनों डिफरेंशिएट करती है। एक बार साथ साथ स्क्रीन में खोल देता हूँ, ये रहा हूँ। हम्म। तो इलस्ट्रेशन डी में कल भी जैसे मैंने बताया था कि यार बेसिकली एक सर्वेंट को मैंने फोन दिया कि केयर करने के लिए, और वो मेरे सामने से ही फोन लेके भाग गया है। ऐसे सिचुएशन में ये इलस्ट्रेशन आपको कहती है कि थेफ्ट है। तो जिसका कोई भी क्वेश्चन था उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं बुक से भी रेफर करवा दूंगा, बट फिर भी ये इलस्ट्रेशन अगर आप रेफर करोगे तो उसमें भी दिया हुआ है कि ये थेफ्ट कमिट कर रहा है क्योंकि वो सामने से फोन लेके भाग गया है। यार ये वाली तो मैं पीडीएफ के कन्वर्ट में भेज दूँ, जो मैं जिसमें लिख रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी अगर मैं भेजूंगा, क्योंकि इसको जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े वो बन जाते हैं। तो रात ये चीज़ को भेजना तो बड़ा ही मुश्किल रहेगा। मैं अपनी साइड से जो नोट्स बनाता हूँ वो तो मैं जनरल एक्सेप्शन वाले डाल दूंगा एक बारी। जनरल एक्सेप्शन की बाकी सेक्शंस के नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि वो बेसिकली काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। फिर भी जनरल एक्सेप्शन के मैं डलवा दूंगा। रुको एक बार मेरे को आगे बढ़ने दो। तो मैं जब थेफ्ट की बात कर रहा था कि थेफ्ट की इलस्ट्रेशन डी ई और जी तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये इलस्ट्रेशन रेफर कर सकते हो। तो इलस्ट्रेशन डी के अंदर क्या होता है कि फोन में सर्वेंट को देता हूँ और मेरे सामने से फोन लेके भाग जाता है। ऐसी सिचुएशन में थेफ्ट दिया हुआ है, आंसर थेफ्ट दिया हुआ है, इस इलस्ट्रेशन के अंदर ही दिया हुआ है, मेरी अपनी साइड से नहीं दिया हुआ। थेफ्ट की इसके इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है। जब हम ई वाली इलस्ट्रेशन की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि यार वो 10 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहा है, पीछे से अपने सर्वेंट को फोन देके जाता है। ऐसी सिचुएशन में वो इंटरेस्ट कर रहा है अपने सर्वेंट को फोन, एक ट्रस्ट फैक्टर के बेसिस पे कह रहा है कि इस फोन का सेल संभाल के रखियो अपने पास। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो इंटरेस्ट करता है और सर्वेंट उस टाइम उसके 2 दिन बाद जाके फोन मार्केट में बेच आता है और उससे पैसे बना लेता है, ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। और जी वाली जो इलस्ट्रेशन है बेसिकली ये चीज हम अलग से भी करूंगा मैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में। वो वाले केसेस जहाँ पे फाइंडिंग ऑन रोड, बेसिकली रोड पे कोई चीज मिलती है तो क्या चीजें क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो, क्या ऑफेंस नहीं बनेगा। तो जो ये जी वाली इलस्ट्रेशन है उसमें ये है कि रोड पे उसको रिंग मिलती है, और वो रोड पे जो रिंग मिलती है वो जाके उसको मार्केट में बेच आती है। कल भी मैंने एक चीज बताई थी कि थेफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि पोजेशन होना। जो रोड पे आपको चीज मिली है उसका किसी का भी पोजेशन नहीं है, उस पर किसी का भी पोजेशन नहीं है। आपने जो रोड से चीज उठाई है तो उस टाइम पे कोई भी पोजेशन ना होने की वजह से थेफ्ट का ऑफेंस नहीं बनेगा, किसी की पोजेशन ना होने का थेफ्ट का ऑफेंस नहीं बनेगा। बट जो ऑफेंस बनेगा वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का बनेगा। यार जीत घोष एक बार कैमरा ऑफ ही कर लिया है, क्योंकि वीडियो वीडियो यूट्यूब वगैरह पे भी जाता है, तो मुझे नहीं लगा कि तू कंफर्टेबल है नहीं सॉरी है सर, इस चीज मतलब में। वो गलती से हो गया था, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं ये कह रहा था कि रोड पे रिंग मिलती है, और रोड पे रिंग मिलती है बेसिकली, और वो फोन रिंग वो अपने पास रख लेता है। उस टाइम पे कोई थेफ्ट कमिट नहीं होगा, वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस होगा। जब हम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो आपकी जो इलस्ट्रेशन, हर एक इलस्ट्रेशन मैं अपनी साइड से करा रहा हूँ, अपनी साइड से भी एक बार कर लेना और साथ साथ पढ़ते भी रहना यार। मेरे को लगता है कि थेफ्ट की इलस्ट्रेशन तो हमने फिर भी सारी कल कर ही ली थी, बट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की भी साथ साथ मैं करवा देता हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं कराऊंगा इसकी इलस्ट्रेशन, बट एक मिनट रुको। तो बेसिकली जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की पहली इलस्ट्रेशन है उसमें हम लोगों ने जो वही वाली बात की थी कि पंचायत की सीजन कुक में जो वो चप्पल उठा के लेके चल जाती है गलती से और बाद में जाके वो चप्पल मार्केट में बेच देती है, तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस होगा। यही इलस्ट्रेशन है, ए इलस्ट्रेशन। अपनी साइड से अगर आपको याद भी करना हो तो जो आपके पास पीडीएफ है उसमें लिख भी लेना कि यार अच्छा ये वाला एग्जाम्पल दिया था। और जो बी वाली इलस्ट्रेशन है वो एक फ्रेंड वाली इलस्ट्रेशन है कि यार फ्रेंडली टर्म्स में मैंने उसको फोन दिया या कुछ भी दिया और उस टाइम पे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, बाद में जाके वो मार्केट में बेच देता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कमिट होगा। सी वाली इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे काफी क्वेश्चंस कल लोगों ने पूछे थे। तो बेसिकली इस इलस्ट्रेशन में यही है कि यार दोनों ही बंदे जो ए और बी हैं वो जॉइंट ओनर्स हैं एक हॉर्स के है, घोड़े के। और उसमें क्या होता है कि यार सपोजिंगली ए एंड बी हैं, दोनों जॉइंट ओनर्स हैं। इस सिचुएशन में ये होता है कि ए घोड़े को यूज करने के लिए, हॉर्स को यूज करने के लिए लेके जाता है, और वो कहता है कि यार 2 दिन बाद मैं तेरे को दे दूंगा। बट वो जब लेके जाता है उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता, उसका सिर्फ इंटेंशन ये होता है कि यार मैं इसको यूज करूंगा। बाद में जाके उसका इंटेंशन बदल जाता है, और वो बाद में इंटेंशन जाके बदल जाता है, वो क्या करता है घोड़े को जाके मार्केट में बेच देता है और सारा पैसा अपने पास रख लेता है उस घोड़े का। तो ऐसी सिचुएशन में उसके अगेंस्ट जो ऑफेंस बनेगा वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का बनेगा, क्योंकि जब उसने घोड़ा लिया था उस टाइम पे कोई, जब उसने घोड़ा बेसिकली बी से लिया था उस टाइम पे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, और दोनों जॉइंट ओनर्स हैं, पर फिर भी उसने क्या किया इस सिचुएशन में, जितना भी पैसा मिला सारा अपने जेब में डाल दिया, बिना बी को कुछ 1 रुपए भी नहीं दिया। इस सिचुएशन में इसके ऊपर इसलिए क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस बना। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज जो बनते हैं ना यार, मैंने जो अपनी इंटर्नशिप वगैरह में देखे थे, तो आपकी बेसिकली आप देखोगे कि यार मैंने किसी को अपने गुड्स, किसी को वुड गुड्स बेचे और उसने उसकी पेमेंट नहीं करी। अब ऐसे सिचुएशन में जब वो पेमेंट नहीं करी है
तो हम लोग जो नोटिसेस बनाते थे ना कि यार ये पेमेंट करने के लिए, उस टाइम पे हम नोटिसेस में लिखते थे कि हम तेरे अगेंस्ट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का केस कर देंगे। क्यों? इस रीजन बनता था कि यार गुड्स आपने लिए और उसने आपको आप उसमें बेसिकली आपने अपने यूज के लिए आपको यूज कर लिया और उसकी कोई पेमेंट नहीं करी है। तो गुड्स एक तो मेरे ही रहे, बट जब मैंने ट्रांसफर किए थे आपको उस टाइम पे कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो वो चोरी भी नहीं हो सकता। तो ट्रांसफर भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो विद विद कंसेंट भी हो रहा है, तो चोरी का ऑफेंस नहीं बनेगा। बट जाके आपने उसको मेरे को कोई पेमेंट नहीं करी और जाके किसी और को थर्ड पार्टी को भेज दिए हैं, तो जो मेरे गुड्स आपने किसी और को जाके भेज दिए हैं उसको बेसिकली कन्वर्टेड टू योर ओन यूज, तो मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया है। ऐसे नोटिस हम बनाते थे जब इंटर्नशिप के टाइम पे। बेसिकली अगर मेरे को किसी को ये बोलना था कि इसकी पेमेंट करनी है, तो हम लोग ये सेक्शन डालते थे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का। जब हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं 405, और एक बारी जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का दूसरा वाला पार्ट है उस पर बाद में आएंगे, एग्जांपल टू जो एक्सप्लेनेशन 2 वाला है। बट फिर भी मैं इलस्ट्रेशन दोनों की करा रहा हूँ, तो ये करवा रहा था। जब हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वाली बात करते हैं, तो ये विल वाला एग्जांपल तो मैंने किसी को पहले ऑलरेडी दे दिया जब मैं मूवेबल और इमूवेबल वाली बात बता रहा था। तो बेसिकली एक विल बनती है कि यार घर की कैसे बंटवारा होगा, और घर के बंटवारे के अंदर लिखा होता है कि 300 में बंटेगा, तीनों मेरे भाइयों के बीच में बांट देना आप। बट रादर देन तीनों भाइयों के बीच में मैं सारा पैसा अपने पास रख लेता हूँ और घर का सारा चीज अपने पास रख लेता हूँ। ऐसी सिचुएशन में उस बंदे की विल के जो उस बंदे ने जो मेरे विल बना के मेरे पे ट्रस्ट किया था एज एन एग्जीक्यूटर, उस ट्रस्ट को मैंने ब्रेक किया है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने ब्रेक किया है उसके, इस सिचुएशन में, इसलिए मेरे पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस बनता है। सेकेंड इलस्ट्रेशन यही है कि यार इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी, ये सर्वेंट वाला एग्जांपल हम कई बार कर चुके हैं कि यार बेसिकली मैंने बोला इस सिचुएशन में ये है शायद कि वेयर हाउस का लिखा हुआ है शायद इसमें। इलस्ट्रेशन में यही है कि बेसिकली 10 दिन के लिए जा रहा है और वो प्रॉपर्टी के लिए दे देता है और वो पीछे से जाके कहीं बेच देता है। तो ये इलस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। डी, सी और डी बड़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। कल मैंने जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कराया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप दोनों इलस्ट्रेशन का डिफरेंस देखोगे, जो सी वाली इलस्ट्रेशन है और डी वाली इलस्ट्रेशन, इन दोनों का अगर एक मिनट में साथ साथ खोल देता हूँ। अपने साइड भी एक बार खोल के रखा करो यार, रादर देन मेरी साइड से खोल के। हाँ, सी और डी का बेसिकली ये होता है कि यार सी वाले इलस्ट्रेशन में ये हो रहा है कि हमारा जो ए है वो कलकत्ता में रिसाइड करता है और उसका एजेंट जो है वो जेड, वो दिल्ली में रिसाइड करता है। ए क्या करता है, रेगुलरली पैसे देता रहता है कि यार तू इस जगह पे इन्वेस्ट कर मेरे पैसे। और बेसिकली जेड का ये रोल होता है कि जहाँ पे भी वो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसको, वो उसके अकॉर्डिंग वो पैसे को इन्वेस्ट करता है। बट इस सिचुएशन में, सी वाली इलस्ट्रेशन में, रादर देन वो बेसिकली पैसे को इन्वेस्ट करे, वो उस पैसे को अपने लिए यूज कर लेता है। कल भी मैंने बोला था वो बहन की शादी में अपने वही पैसे लगा देता है। इस सिचुएशन में उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया क्योंकि उसका एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, जिसमें उसने अपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो पैसा सारा अपने लिए कन्वर्ट कर लिया था, अपने लिए अपना पैसा बना लिया था। उसने बेसिकली अगर देखें तो ए को एक रॉन्गफुल लॉस किया और अपने लिए अपना एक रॉन्गफुल गेन किया। इसमें उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव होता है। बट जब हम डी वाली इलस्ट्रेशन आते हैं, डी वाली इलस्ट्रेशन भी सिमिलर है। डी वाली इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ए जेड को पैसा भेजते रहता है, वो कहता है कि यार तू मेरे रिलायंस में शेयर पैसे लगा, और क्योंकि मेरे को लगता है रिलायंस बड़ा ही ऊपर जा रहा है। और उसको क्या लगता है जेड को कि यार रिलायंस में इतना ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। तो मेरे सर ने मेरे को बोला है कि यार मैं रिलायंस में पैसे लगाऊं, पर रिलायंस यार ऊपर नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि सर ज्यादा कमाएंगे अगर मैं टाटा में पैसे लगा देता हूँ। इस सिचुएशन में वो टाटा पे पैसे लगा देता है, ये सोच के कि हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे और सर मेरे से खुश होंगे, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ नहीं। ऐसी सिचुएशन में उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। उसने जो भी ये काम किया है उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, सिविल लाइबिलिटी बन सकती है। यही चीज आपकी इलस्ट्रेशन में दी गई है कि सिविल लाइबिलिटी बनेगी, यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ये इलस्ट्रेशन मैंने सर कहीं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर, इफ यू डोंट हाँ यार, माइंड। हाँ यार। सर आपने कहा था जब हम ऐसे ट्रांसफर होती है उस समय पे अगर हमारा जो इंटेंशन है वो गलत है तो थेफ्ट में आता है। और आपने जो अभी एग्जांपल बताया था जब मैंने कलकत्ता पैसा भेजा, उसने क्या करा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे लगा दिया। तो वो तो उसकी इंटेंशन जब मैंने भेजा तभी गलत थी ना, जिस ट्रांसफर ऑफ एसेट पे। तो यार सर ये थेफ्ट कंसेंट क्यों भी तो नहीं एक है? फैक्टर है, थेफ्ट क्यों नहीं है? कंसेंट भी तो फैक्टर है। मैंने जो उसको पैसा दिया वो विद कंसेंट मैंने उसको पैसा दिया है, उस टाइम पे हमारी ये कंसेंट फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि यार जब मैं पैसे दे रहा हूँ वो मेरा एजेंट है, जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ वो मेरा एजेंट है। तो एजेंट के जब पास जब वो पैसा आ रहा है उस टाइम पे उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैसे हो सकता है? उसकी तो पैसा रेगुलरली उसके पास आना ही है, उसका ये काम है कि उसके पास पैसा आएगा और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा। तो जब पैसा आ रहा है उस टाइम पे उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो ना बन गया। बाद में जाके उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन बन जाता है और वो अपनी बहन की शादी पे वो पैसा लगा देता है। क्लियर हुई ये बात? ओके ओके सर, ओके। हाँ। और एक मिनट रुकना, और कौन सी हम लोग ये मैंने आपको बता दिया है कि सी और डी की इलस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। मुझे लगता है कि कई लोगों को रह जाता है ये डिफरेंस, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
ई वाली इलस्ट्रेशन जो है आपकी यार, सरकारी पैसा होता है, एक बंदे को दिया जाता है, एक रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर टाइप बंदे को, और वो बेसिकली उस पैसे को सरकारी यूज की जगह कहीं अपने पर्सनल यूज में लगा देता है वही पैसा। तो उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस बनेगा, क्योंकि एक आपके साथ जब आपको सरकारी पैसा आपको दिया गया है, आप एक ऑफिसर की ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर से वो पैसा दिया गया है कि आप उस पैसे को सरकारी यूजेस में भी लगाओगे। उसके अलावा एफ वाली इलस्ट्रेशन वही है यार, कैरियर है बेसिकली, उसको हमने प्रॉपर्टी दी है कि यार तू मेरी ये प्रॉपर्टी सपोजिंगली ऑस्ट्रेलिया ले जाए, कहीं पे भी दूर ले जा, और वो रादर देन उस प्रॉपर्टी को लेके जाना, उस प्रॉपर्टी को वो अपने पास रखता है, और उसका इंटेंशन बाद में बदल जाता है और ये सोचता है कि इसको मैं प्रॉपर्टी को बेच देता हूँ और मैं पैसे कमा लूंगा। इस सिचुएशन में जो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो इस सिचुएशन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कमिट कर रहा है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यार, मैंने कौन से भी जितने भी तुम्हारे ये ब्लू डार्ट एंड ऑल ये वो आते हैं कुरियर कैरियर सर्विसेज, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की दो वो हैं क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशंस हैं। ये दोनों एक्सप्लेनेशंस आपके लिए नहीं है यार, मैं बेसिकली ये बताऊं तो, और कि आपको इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं वैसे, बट दोनों इलस्ट्रेशंस का एक मैं बोलूं कि एक लाइन में अगर मीनिंग क्या है तो ये है यार कि जो बेसिकली एम्प्लॉय की वेजेस का पैसा है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है बेसिकली, कि यार आपको ये शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि यार जब भी एम्प्लॉयज की प्रोविडेंट फंड होती है, तो जब मैं पैसे दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को, तो आधा उसमें से कुछ परसेंट का पैसा कट के मिलता है कि यार जब ये आप रिटायर हो गए या फिर आप जब यहाँ से लीव करोगे तब ये पैसा आपको इकट्ठे होके मिलेगा। उस जो पैसे को, प्रोविडेंट फंड के जो पैसे को, रादर देन मैं उस बंदे को दूं, मैं क्या करता हूँ उस पैसे को अपने लिए अप्रोप्रिएट कर लेता हूँ, एज एन एम्प्लॉयर मैं उसको अपने लिए अप्रोप्रिएट करता हूँ। ऐसी सिचुएशन में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कमिट होता है। यही चीज आपकी एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2 में, इसकी डिटेल में मत जाना क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है और मैंने कभी देखी भी नहीं है ये आते हुए, और इलस्ट्रेशंस में भी इसका कोई वो नहीं है, रेफरेंस नहीं है। हाँ यार, ये जो आपने डी वाली जो इलस्ट्रेशन बताई, जिसमें मतलब जेड वाला चाह रहा है कि टाटा में पैसा लगाए और ए वाला चाह रहा है कि रिलायंस में, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो इस चीज में वो मतलब वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा या क्या होगा फिर? यार उस रिपीट चीज करो में कोई प्लीज। भी उसकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में यही चीज मैं कह रहा था कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होने की रिक्वायरमेंट है। बट इस सिचुएशन में जब उसने टाटा में पैसे लगाया, उसका उस टाइम पे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, इसलिए उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनेगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कोई ऑफेंस उसके अगेंस्ट नहीं बनेगा। बट मैं एक सिविल केस कर सकता हूँ कि इसने मेरी इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट ही जाके पैसा लगाया, तो मैं इससे पैसे रिकवर करवा सकता हूँ सिविल केसेस के अंदर, नॉट क्रिमिनल केस कोई नहीं बनेगा उसके अगेंस्ट। क्लियर है यार? ओके सर, थैंक यू। तो ये आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जो एक चीज रह गई थी हमारी बेसिकली क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में, वो थी हमारी एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 से क्वेश्चंस आते ही जाते हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चंस इस चीज से देते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 को यार थोड़ा बहुत बड़ा सा है, बट मैं फिर भी अगर सिंपल लाइंस में बोलूँ कि यार अगर आपको रोड पे कोई भी चीज मिलती है, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप एक बारी रीजनेबल मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग करें, कि यार रीजनेबली सोचें कि इसका जो ओनर है मैं वो ढूंढूं, ठीक है, और मैं सोचूं कि उस ओनर को मैं ये चीज वापस कर दूं, ये आपकी एक ड्यूटी है, ठीक है। ये चीज कहती है आपकी बेसिकली एक्सप्लेनेशन 2। रादर देन मैं उसको अपने पास रखने लग जाऊं, सपोजिंगली मेरे को एक रोड पे रिंग मिलती है और वो रिंग पे लिखा होता है कि ये रिंग सैम की है, और उस रिंग को मैं सैम को देने की जगह अपने लिए अप्रोप्रिएट कर लेता हूं, तो मैं ऑफेंस कमिट करता हूं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का। ये चीज आपकी एक्सप्लेनेशन 2 कहती है। इस एक्सप्लेनेशन में आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि यार इस एक्सप्लेनेशन में जो दो चीजें, मतलब मैं क्या कहूँ क्या, कि एक तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये कि आपको रीजनेबल मीन्स ऑफ डिस्कवरी अपनी साइड से लगाई है नहीं लगाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं बिना कोई रीजनेबल मीन्स लगाए उस चीज को अप्रोप्रिएट कर देता हूँ तो मैं ऑफेंस कमिट कर देता हूँ। बट सपोजिंगली मेरे को कोई रिंग मिली है और मैंने उसके बाद रीजनेबल मीन्स लगाए डिस्कवरी करने के, बट फिर भी मेरे को कोई ऑनर नहीं मिलता, रिंग नहीं लेता मैं एग्जाम्पल, इस टाइम पे कोई नोट मिला है, 100 रुपए का नोट मिला है या कुछ ऐसी चीज मिली है कि मैं कोई भी, मेरे को लगता है कि यार इसका कोई ओनर मेरे को नहीं मिल पाएगा, रीजनेबल मीन्स मैंने कोई चाहे लगा भी लिया हूँ पर फिर भी कोई ओनर नहीं मिलता, उस टाइम पे उसको अप्रोप्रिएट करता हूँ, तो मैं कोई ऑफेंस कमिट नहीं करता। ये आपकी चीज इलस्ट्रेशन ए में है। इस चीज के लिए ना यार मैंने बुक से भी रेफर किया था कि क्या चीज को डिफरेंशिएट करता है, तो बुक में भी एक चीज कोर्ट को लिखा गया था कि देयर कैन नॉट बी अ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ थिंग विच हैज एक्चुअली बीन अबैंडन्ड। इसमें बेसिकली एग्जांपल आपको दिया गया था कि यार मेरे को बेसिकली एक रेस्टोरेंट में कोई खाना खा के गया और उसका लेफ्ट ओवर फूड है, अब वो अबैंडन फूड है, उसको जाके अगर मैं खा लेता हूँ तो मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं बनता। ये चीज आपको बताती है, क्योंकि मैं कोई डिस्कवरी नहीं कर सकता कि इस बंदे का किसने खाया है और उसको वापस रिटर्न करने का, क्योंकि वो अबैंडन करके चला गया है। सिमिलरली न्यूज में रेलवे जर्नी कर रहा हूँ और बेसिकली किस कोई अपना न्यूज़पेपर मेट्रो में जर्नी कर रहा हूँ और कोई अपना न्यूज़पेपर मेट्रो की सीट पे भूल के चला जाता है, उस न्यूज़पेपर को मैं उठा लेता हूँ और उस न्यूज़पेपर को बेसिकली अपने अपने पास रख लेता हूँ। ऐसी सिचुएशन में भी, क्योंकि वो थिंग अबैंडन्ड है बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन में कोई क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर हम सिचुएशन बदल देते हैं
कि यार कोई चीज गुम हो गई है, किसी से गलती से गुम हो गई है पर अबैंडन नहीं हुई है। सपोजिंगली एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी से 10 रुपए छूट गए रेलवे, मेरे को यार मेट्रो में 10 रुपए कहीं पड़े हुए मिले, मैंने वो अपने पास रख लिए, क्योंकि वो मैं सोच सकता हूँ ये अबैंडन है या किसी से छूट चुके हैं और कोई रीजनेबल मीन्स नहीं है मेरे पास कि मैं इसका डिस्कवरी करूँ। बट सपोजिंगली इसी इलस्ट्रेशन में बोलूँ किसी के 1 करोड़ रुपए मेरे को मिल गए हैं, और रादर देन कि मैं यार वो उस चीज को डिस्कवर करने के लिए कि किसके 1 करोड़ है, मैं उस 1 करोड़ को अपने पास रख लेता हूँ। ऐसे सिचुएशन में मैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कमिट कर रहा हूँ। यही चीज है जो काफी इलस्ट्रेशन को डिफरेंशिएट करती है। अगर आप इलस्ट्रेशन स्पेस की आओगे तो इलस्ट्रेशन ए जो है वो सबसे अलग है और बाकी इलस्ट्रेशन अलग है। इलस्ट्रेशन ए में ये होता है कि यार उस बंदे को रोड के ऊपर 1 रुपये मिलता है, 1 रुपया मिला या 10 रुपए मिले सपोजिंगली, और उसको नहीं पता कि ये रुपए किसका है किसका नहीं है। कोई डिस्कवरी का उसके यार सोचो कि अगर मेरे को 10 रुपए मिल रहे तो मैं कैसे डिस्कवर करूंगा कि 10 रुपए किसके हैं। हाँ, ये 1 करोड़ 10 करोड़ शायद एक मूवी में भी आया था कि यार बेसिकली कोई मूवी आई थी एक हॉटस्टार में, मुझे याद नहीं, उसमें 10 करोड़ मिलते हैं उसको और वो जाके अपने पास यूज करने लग जाता है वो 10 करोड़। तो 10 करोड़ जब अगर मेरे को मिल रहे हैं, इस इलस्ट्रेशन को और दूसरी इलस्ट्रेशन को डिफरेंशिएट यही चीज करती है। वैल्यूएबल आर्टिकल अगर आपको मिलता है तो आपके ऊपर एक ड्यूटी बन जाती है यार, क्या किसी का ये गलती से छूट गया है तो मैं उसको रिटर्न करूँ। बट जैसे 10 रुपए मेरे को मिल रहे हैं रोड पे, तो मैं इस चीज को अबैंडन चीज को देखूंगा कि अबैंडन हो चुके हैं, 10 रुपए छूट गए हैं उसके किसी के भी रह गए हैं 10 रुपए, अबैंडन हो चुकी है चीज, मेरे पास कोई मीन्स भी नहीं डिस्कवर करने का, तो उस 10 रुपए को अगर मैं अपने पास रख लेता हूँ तो मैंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। ठीक है, यही चीज आपकी इलस्ट्रेशन ए कह रही है। बाकी इलस्ट्रेशंस आपकी उससे डिफरेंशिएट करती हैं। जो बी वाली इलस्ट्रेशन में बेसिकली उसको चेक या कुछ ऐसी चीज मिलती है, बैंक नोट मिलता है, और उस बैंक नोट पे लिखा होता है कि यार कि ये किसका बैंक नोट है किसका चेक है। बट रादर देन मैं ये चेक या बैंक नोट को जो भी चीज है उस बंदे को रिटर्न देने की जगह अपने लिए अप्रोप्रिएट कर लेता हूँ, अपने लिए यूज करने लग जाता हूँ। ऐसे में मैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कमिट करता हूँ। इसीलिए जब मैंने आपको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की जो ऊपर ये जो टेबल करवाई थी ना, इसमें मैंने आपको ये चीज बहुत क्लियरली बताई थी कि यार जो आपके पास पोजेशन आएगी वो लॉफुल हो सकती है, वो इनोसेंट पोजेशन हो सकती है। सपोजिंगली मेरे को यार यही चेक वाली चीज है, चेक जो है मेरे को रोड पे पड़ा हुआ मिला है, एक इनोसेंट पोजीशन है हमारी कि यार वो एक रोड पे चीज पड़ी हुई मिली है, वो एक इनोसेंट वो बेसिकली एक इनोसेंट पोजीशन है क्योंकि मैंने उसको अपने पास रखा है एक इनोसेंट रीजन की वजह से कि मैं इसको रिटर्न कर दूंगा किसी को। बट रादर देन उस चीज को रिटर्न करने के मैं उसको बाद में जाके क्या कर लेता हूँ, उस चीज को यूज कर लेता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए। जब मैं ये चीज करता हूँ तो मैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कमिट करता हूँ। आपकी एक इलस्ट्रेशन भी है जो इस चीज को डिफाइन कर इस चीज को बताती है। एक मिनट रुकना यार। हाँ, ये डी वाली इलस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे तो यही चीज बताती है। ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विद मनी इन इट। बेसिकली जेड का पर्स गिरते हुए देखता है ये, और वो उस पर्स को उठा लेता है कि इस पर्स को मैं वापस रिस्टोर कर दूंगा जेड को। बट रादर देन रिस्टोर करने के वो बाद में उसका इंटेंशन चेंज हो जाता है और वो जाके उस पैसे को अपने लिए यूज उस पर्स को अपने लिए यूज कर लेता है। ऐसी सिचुएशन में उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कमिट किया है। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है सबको? इसकी इलस्ट्रेशन अपनी साइड से भी एक बार कर लेना। इलस्ट्रेशन ए का डिफरेंशिएटर मैंने आपको बता दिया कैसे वो डिफरेंशिएट करता है वैल्यूएबल थिंग और लॉस्ट बेसिकली अबैंडन थिंग का डिफरेंस जो आपको बता दिया है। मेरे को लग रहा है कि यार इससे ज्यादा ये तीनों टॉपिक्स हो जाते हैं इसके साथ। ये तीनों टॉपिक्स किसी को अगर कंफ्यूजन हो, वो जो पॉइंट है जो किसी ने श्रेया या किसी ने पूछा था उस पॉइंट का जो बुक में होगा आंसर, मैं एक बार रेफर करवा दूंगा यार क्या आंसर था, मुझे एक बार वापस उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को जो इलस्ट्रेशन डी और ई में डिफरेंशिएटर था यही था थेफ्ट की, डी और ई में, और मेरे अगेन अकॉर्डिंग उसका थेफ्ट बन रहा था। एक मिनट यार, 404 मैं नहीं करा रहा, और एक बार अपनी साइड से पढ़ लेना, क्योंकि 404 मैंने नहीं देखा कहीं आते हुए। मैंने फ्रैंकली इसलिए नहीं करी थी, और हर सेक्शन आपको करना भी नहीं है। किसी का मन कर जाता तो तय कर लेना, बट मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा किसी को कि 404 में अपना टाइम खराब करे। 403 यही इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं यार। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऐसे हर एक सेक्शन करने बैठोगे तो यार 511 सेक्शंस हैं, और आईपीसी डिफिकल्ट नहीं आता यार। आईपीसी पेपर इजी आ रहा है 2-1 साल से, तो आईपीसी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं। किसी ने ना भी पढ़ा हो और किसी को थोड़ा बहुत चीजें पता हो तब भी वो आईपीसी कर जाएगा यार। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन आता है, एक बार पढ़ लेते हैं साथ साथ। Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death, who were dishonestly misappropriates or convinced to his. यार अगर इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो मेरे को लगता है कि क्लियर कर रही है इसकी इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली इलस्ट्रेशन भी यही है कि यार
जेड मर जाता है, उसकी जेड डाइज इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, उसका फर्नीचर और पैसा होता है उसके पास, और रादर देन किसी की पोजीशन में आने से पहले वो क्या करता है, उसका जो भी सर्वेंट वहाँ पे होता है उस घर पे, वो सर्वेंट जाके मार्केट में वो चीज़ें उसकी बेच आता है। ऐसी सिचुएशन में उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का या 404 वाला ऑफेंस किया है। बेसिकली इन दोनों की अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो यही है कि यार जहाँ पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आपका एक मूवेबल प्रॉपर्टी की चीज़ों से रिलेट कर रहा था, यहाँ पे बेसिकली वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं बोलूंगा यहाँ पे यार। बेसिकली अगर आप ग्रेडिंग देखेंगे तो ग्रेडिंग बढ़ जाती है। एक बार मैं बुक से इसको रेफर कर लेता हूँ फिर भी, एक मिनट रुकना यार। यार बुक में भी यही है कि यार जो ये सेक्शन है ये बेसिकली एक ही सिचुएशन को डील कर रहा है। ये सिचुएशन यही है कि यार किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से किसी ने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया है, रादर देन उसके राइटफुल ओनर की जगह किसी और के पास चली गई। अगर कोई डिफरेंशिएटर है तो ये डिफरेंशिएटर है इसका, कि जहाँ आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपकी किसी के जिंदा होने के टाइम पे या फिर किसी ने के इम्प्लाइड कंसेंट के बाद आपके पास प्रॉपर्टी आई है उससे रिलेट करता है। वहीं आपका जो सेक्शन 404 है वो आपका बेसिकली डिसीज पर्सन के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को आपने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया है, उससे रिलेट करता है। मैंने कुछ नहीं देखा, अगर किसी ने कहा है कि इस पे इलस्ट्रेशन आई है तो अपनी साइड से एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। सेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, बुक में भी अगर मैं देखूंगा तो 3 पैराग्राफ ही लिखे हुए हैं यार इसके ऊपर। Essential ingredients of section 404 are the property in question was in possession of the deceased person, the accused knowing the property was in possession। इसके 3 ही इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, फिर भी मैं अगर अपनी साइड से कराना हो तो मैं 3 इंग्रेडिएंट भी लिख देता हूँ यार साथ साथ। तो अगर 404 के कोई मेरे को इंग्रेडिएंट पूछ रहा है तो यही है यार, सेक्शन 404 के पहला इंग्रेडिएंट हमारा ये हो गया यार, द प्रॉपर्टी was in possession of the deceased at the time of death। दूसरा इंग्रेडिएंट इज बेसिकली आपका वही मिसअप्रोप्रिएशन का, द अक्यूज्ड नोइंग द प्रॉपर्टी वाज इन पोजीशन ऑफ डिसीज हैज मिसअप्रोप्रिएटेड दैट प्रॉपर्टी, और डिड सो डिसऑनेस्टली। यही 3 इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं बुक में भी। तो मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कुछ इतना डिटेल में जाने का है। किसी को कोई डाउट होगा तो यार मेरे को एक बार फिर भी व्हाट्सएप वगैरह कर देना कि यार ये वाला क्वेश्चन इसमें आया था, मेरे को ये समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे को भी पूरा सेक्शन तो अब यही है, इसमें इतना ही छोटा भी दिया हुआ है। बाकी मेरे को लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, जो ये तीन चीज़ें थी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट। अब मैं एक्सटॉर्शन पे आ रहा हूँ। आपका थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जो रह गया था, एक्सटॉर्शन रॉबरी आपका जो बेसिकली रह गया था। फिर भी किसी को कुछ है यार ऊपर वाले टॉपिक में, बेसिकली थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। एक जो क्लैरिफाई करना है वो मैं बुक से रेफर करके आपको स्क्रीनशॉट भिजवा दूंगा। एक्सटॉर्शन का सेक्शन कौन सा है? 383। तो एक तो यार मैं डिफरेंस बता देता हूँ पहले, थेफ्ट और आपके एक्सटॉर्शन में जो डिफरेंस है। जहाँ थेफ्ट में हम लोग की प्रॉपर्टी जो है बिना कंसेंट के चली जाती है, वहीं एक्सटॉर्शन में ना ये होता है कि बेसिकली आप अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर देते हो दूसरे बंदे के फियर के अंदर। एक मिनट रुकना यार, मेरे को ना चार्जिंग पे लगवा दो एक मिनट। तो बेसिकली इसमें अगर मैं बोलूँ कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस क्या है, तो थेफ्ट के अंदर हम लोगों के बिना कंसेंट के मेरा कोई मेरे से फ़ोन लेके चला गया है तो वो थेफ्ट कमिट कर रहा है। बट एक्सटॉर्शन के अंदर क्या होता है कि यार वो बंदा मेरे को धमकी देता है कि अगर तू मेरे को अपना फ़ोन नहीं देगा तो मैं तेरे अगेंस्ट कुछ पब्लिश कर दूंगा, तेरे अगेंस्ट कोई डेफेमेशन कोई चीज़ है, मैं तो तेरे अगेंस्ट डेफेमेटरी कोई चीज़ मेरे पास है
वो जाके मैं वो चीज़ पब्लिश कर दूंगा। ऐसी सिचुएशन में जब मैं उसको फ़ोन अपना दे देता हूँ तो वो थेफ्ट कमिट नहीं करी उसने, उसने एक्सटॉर्शन कराया है। एक्सटॉर्शन के अगर हम लोग देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या पढ़ने वाले? तो पहला इंग्रेडिएंट तो यार बेसिकली यही है, इंटेंशनली हम्म, पुटिंग अ पर्सन अंडर अ फियर ऑफ इंजरी। अब ये इंजरी वर्ड जो यहाँ पे यूज है ना, इसकी डेफिनेशन क्लॉज में अगर आप देखोगे ना, तो ये इंजरी को डिफाइन कर देता है। सेक्शन 44 अगर आप देखोगे तो आपको बताता है कि इंजरी क्या क्या होती है। एक बार मैं साथ साथ रेफर करवा देता हूँ। तो सेक्शन 44 में अगर आप देखोगे तो इंजरी वो जब बात करता है तो वो इंजरी खाली बॉडीली इंजरी की बात नहीं करता, वो रेपुटेशन प्रॉपर्टी इंजरीज की भी बात करता है। तो यही सेकंड ईयर का इंजरी की है। यहाँ पे रेफरेंस है। और यही इंजरी जो वर्ड है ना, यही चीज जो है ना, आपको इसको रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन वाला एक पार्ट आएगा, हम रॉबरी जब हम करेंगे तो उस टाइम पे आएगा, यही प्रभाव इंजरी वाला किसका है पार्ट इसका? आपको डिफरेंशिएट करता है। तो अगर हम सेक्शन 44 देखेंगे जो डेफिनेशन क्लॉज है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यार injury denotes basically ये रहा injury denotes any harm whether illegally caused to any person in body in mind reputation or property। तो अगर आप इंजरी की बात करते हैं तो बेसिकली वो किसी की ऑप्शन बॉडी लॉ हो लिया सकती इसने। है, किसी के माइंड के साथ हो सकती है वो इंजरी, वो किसी की प्रॉपर्टी के साथ हो सकती है और किसी की रेपुटेशन के साथ हो सकती है। आपकी जो एक इलस्ट्रेशन है वो आपकी रेपुटेशन वाले पार्ट को ही डील करती है कि बेसिकली वो डेफोमेटरी कंटेंट पब्लिश कर देगा अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे। तो ऐसी सिचुएशन में करने जो मैं वाला है पैसे ये। निकलवा रहा हूँ उससे तो मैं एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट करता हूँ। ये इंजरी वाला पॉइंट याद रखना अपनी साइड से, क्योंकि हम इस इंजरी वाले पॉइंट पे रॉबरी के टाइम पे भी आएंगे। थेफ्ट तो एक्सटॉर्शन के बाद तो खत्म करेगा। बेसिकली पहला इंग्रेडिएंट तो मैंने लिखवा दिया, इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन अंडर फियर ऑफ चल इंजरी। रहा है अभी। दूसरी चीज जो पर्पस वाली बात है, पर्पस यही बहुत है तेज यार, पढ़ा रहा जो है। इंजरी में भी मैं बंदे को रख रहा हूँ कि यार मैं उससे डिसऑनेस्टली इंड्यूस करूँ उसको फियर में कि वो चीज दे दे मेरे को, डिसऑनेस्टली इंड्यूस अ पर्सन अंडर फियर। मैंने ये सब चीज पढ़ी हुई है इसलिए मुझे समझ में आ पा रहा है, वरना बच्चे इतनी जल्दी पकड़ नहीं पा रहे होंगे। तीसरा बहुत तेज भाग रहा है। टू डिलीवर, वो खुद ही डिलीवर कर रहा है। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि वो सरेंडर कर रहा है इस सिचुएशन में। वो बेसिकली आपको वो चीज सरेंडर कर रहा है टू डिलीवर दैट प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो अगर कोई दूसरी चीज जो डिफरेंशिएट कर रही है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को, तो थेफ्ट जहाँ पे था वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहा था। एक्सटॉर्शन जहाँ पे है वो बेसिकली जरूरी नहीं है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी तक लिमिट रहे, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सपोजली घर के कागजात हैं और वो मेरे को बोलता है कि यार तू ये घर के कागजात पे साइन कर, वो भी घर मेरा अपना घर मेरे नाम पे कर दे। उस टाइम पे अगर मैं घर बेसिकली कहता है कि यार मैं तेरे अगेंस्ट कुछ डिफेमेटरी पब्लिश कर दूंगा या कुछ कुछ तेरे को इंजरी, कुछ तेरी प्रॉपर्टी को इंजरी कर दूंगा, तेरे घर को आग लगा दूंगा अगर सपोजिंगली, अगर तू ये काम नहीं करता है, तो मैं उसको उस डर के अंदर साइन करके दे देता हूँ। ऐसी सिचुएशन में एक्सटॉर्शन कमिट हो गया। इसकी यार इलस्ट्रेशंस एक बार ये देखनी है तो देख लेते हैं यार। मैंने अपनी साइड से भी सोचा था कि इसकी इलस्ट्रेशन नहीं देखेंगे, इतना कुछ है नहीं मेरे ख्याल इसकी है भी या नहीं है। सर हाँ यार, अगर जो सेम डर अगर जो गन पॉइंट पे कराया जाए सिग्नेचर तो वो रॉबरी हो रॉबरी जाएगा। होगा मैं, क्या? हाँ वो रॉबरी हो जाएगा, मैं अभी आऊँगा रॉबरी और एक्सटॉर्शन पे। ओके। हाँ, और इलस्ट्रेशन ए जो है आपकी वही है यार कि वो डेफोमेटरी पब्लिश कर देगा अगर आप सपोजिंगली पैसा नहीं देते। तो ये डेफोमेटरी आपकी रेपुटेशन वाली इंजरी से डील करता है। इलस्ट्रेशन वन आपकी यही है। और इलस्ट्रेशन बी है कि बेसिकली, और हाँ ये चीज़ भी अपने माइंड में याद रखना कि इंजरी खुद को भी और अपने किसी रिलेशन को, किसी किसी और को भी जिसका आपको फियर हो। तो इस इलस्ट्रेशन में बेसिकली यही है कि यार इफ थ्रेटन जेड that he will keep Zed's child in wrongful confinement unless Z will sign that। तो इस सिचुएशन में वो साइन कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सटॉर्शन होगा, भले ही मेरे को इंजरी का नहीं बोला था, जेड को इंजरी का नहीं बोला था, जेड के बच्चे को बोला था कि इंजरी हो जाएगी। A threatens to send club money to plow Zed's field unless Z will sign। club money to plow Zed's field unless Z will sign, ये प्रॉपर्टी डैमेज से है। इसको भी देख लेना यार, इसमें ऐसे कुछ है नहीं यार कि मैं इसको इतना डिटेल में जाऊँ। और मैं रॉबरी पे आ जाऊंगा इसके बाद यार सीधा। तो जब हम रॉबरी की बात करते हैं, जो आपको लाइन हमेशा याद रखनी है कि यार क्या है रॉबरी, और वो पहली लाइन अगर आप रॉबरी के सेक्शन को भी देखोगे तो यही यही लिखी हुई है, रॉबरी बेसिकली इज एन एक्स्ट्रावेटेड न्यूज aggravated form of theft और एक्सटॉर्शन। ये आपकी रॉबरी की पहली लाइन पे अगर मैं पढ़ाता हूँ किसी को तो ये रहा, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन।
तो अगर हम रॉबरी को, अगर किसी को प्रूव करना है कि रॉबरी मेरे साथ कमिट हुई है, तो कोर्ट को उसको पहले ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि मेरे साथ थेफ्ट कमिट हुई है, उसके बाद वो रॉबरी पे आएगा। तो मैं जब ये चीज बता रहा हूँ कि एग्रीवेटेड फॉर्म है, तो चीज अगर आप ये चीज देखोगे तो यार रॉबरी के अगर आप दोनों ही पार्ट्स हैं, इसके सेक्शन के पार्ट हैं बेसिकली, व्हेन रॉबरी इज थेफ्ट और व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। तो इस सिचुएशन में ये है कि यार जब भी सपोजिंगली मैं किसी के घर पे चोरी करने गया और मैंने क्या किया कि यार मैंने उस बंदे के ऊपर गन रखी और उसको बोला कि यार तू कहीं यहाँ से हिलेगा नहीं, और मेरे जो साथों कम्प्लिस है बेसिकली, और वो चोरी करता है, बिना कंसेंट के चोरी हो रही है, ठीक है। कोई कंसेंट नहीं है, आपके थेफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे फुलफिल होते हैं, कोई कंसेंट नहीं है, पोजीशन से वो चीज़ लेके चला जाते हैं मेरे घर से चोर, आपके थेफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स इस इलस्ट्रेशन में फुलफिल हो जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो एग्रीवेट कर देती है वो बेसिकली यही है कि यार देर इज बेसिकली वॉलंटरी कॉज, एक मिनट रुकना, और अटेम्प्ट टू कॉज। तीन चीजें हैं इसमें बेसिकली, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में लास्ट जो कराऊंगा टॉपिक वो वही करा दूंगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, क्योंकि किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था और ये बहुत सिंपल चीज़ है, तो मैं करवा दूंगा एक बार, इसका एक क्वेश्चन रह गया था। और फियर ऑफ इन चीज़ों का, फियर ऑफ अगर आप देखोगे तो इंस्टेंट वाली चीज़ है, ये मैंने आपको पहले भी करवाई थी किसी एक्सप्रेस, हाँ यार, थेफ्ट प्लस एक्सटॉर्शन। थेफ्ट प्लस एक्सटॉर्शन नहीं मैं बोलूंगा, आप लोगों को यही चीज़ में डिफरेंशिएट कर रहा था कि थेफ्ट प्लस एक्सटॉर्शन इज नॉट रॉबरी। बेसिकली थेफ्ट का प्लस एग्रीवेटेड फॉर्म, कि यार थेफ्ट किसी ने मेरे से चोरी करी है, बट वो जो चोरी जो करी है ना, वो उसने मेरे को डरा के करी है बेसिकली, कि यार उस बंदे ने मेरे को बोला कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा अगर तू मेरे को अपने घर से सामान नहीं मेरे अपने घर से कुछ भी पुलिस बुलाने की कोशिश करेगा या फिर मेरे को चोरी करने से रोकेगा। इस सिचुएशन में जब हम बोलेंगे ना थेफ्ट प्लस एग्रीवेटेड फॉर्म, बेसिकली फियर वगैरह वाला फॉर्म, इस सिचुएशन को रॉबरी बोलेंगे, ठीक है। और अगर मैं एक्सटॉर्शन प्लस एग्रीवेटेड फॉर्म, तो जैसे किसी ने अभी एग्जांपल दिया था कि यार किसी ने मेरे को बेसिकली मेरे पे गोली रखी और बोला कि घर के कागजात पे साइन कर। जब मैं ऐसी सिचुएशन में साइन करता हूँ तो मैं रॉबरी का ऑफेंस कमिट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं यह चीज़ बता रहा था कि यार क्या चीज़ एक्सटॉर्शन है, क्या चीज़ एक्सटॉर्शन नहीं है। जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं वो सिर्फ इंजरी की बात करता है, जब हम रॉबरी की बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि यार फियर ऑफ तीन चीज़ें, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वाला। तो बेसिकली सपोजिंगली ये होता है कि यार जो चीज़, तीनों को डिफरेंशिएशन मैं एक बार बताता हूँ कि देखो, रॉबरी बाय थेफ्ट और रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन का डिफरेंस बता रहा हूँ। सपोजिंगली मेरे घर पे बंदा आता है चोरी करने के लिए और क्या करता है कि वो मेरे को गन रखता है मेरे सर के ऊपर और कहता है कि चल इस कमरे के अंदर चल, और इस कमरे के अंदर तुमको वो बंद कर देता है, ठीक है। रेफ प्लस इंजरी और एक्सटॉर्शन प्लस इंजरी टू रॉबरी, हाँ ठीक है, ये इसको मैं फिर भी कह दूंगा कि ठीक है। तो मैं इस एग्जांपल को बता रहा था कि यार सपोजिंगली ये होता है कि कोई मेरे घर पे कोई चोरी करने के लिए आता है और वो क्या करता है कि मेरे पे गन रखता है और वो क्या करता है कि कहता है कि चल एक कमरे के अंदर चल, और वो बेसिकली मेरे को एक कमरे के अंदर जाके बंद कर देता है और मेरे घर का सारा सामान लेके चला जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन में जो कमिट कर रहा है वो रॉबरी बाय थेफ्ट हुई, क्योंकि कोई कंसेंट नहीं है, कोई मैंने उसको अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर नहीं करी, सिर्फ उसने मेरे को कमरे के अंदर बंद किया और उसने मेरे पीछे से उसने चीजें चुरा ली, ठीक है। अब इस सिचुएशन को ही चेंज कर देता हूँ हल्का सा। सपोजिंगली कोई मेरे घर के अंदर आता है और वो मेरे ऊपर गन रखता है, कहता है कि भाई तू अपनी गोल्ड की चेन दे मेरे को, या फिर अपना ये जो तिजोरी है इसमें से पैसा निकाल के दे, नहीं तो मैं तेरे को गोली मारूंगा। जब मैं उसको सरेंडर कर देता हूँ वही चीज, वही जो सोना घर मेरे घर के अंदर पड़ा है, इस सिचुएशन में उसको सरेंडर कर देता हूँ अपनी फियर के अंदर, वो जो मैं सरेंडर कर देता हूँ तो वो रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन हो जाता है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? रॉबरी बाय थेफ्ट क्या थी, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन क्या थी? तो जब हम लोगों ने थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का डिफरेंस किया था, इसीलिए हमने किया था कि क्या डिफरेंस बनता है। थेफ्ट जब हो रही है ना कोई कंसेंट के साथ नहीं हो रही है, जब एक्सटॉर्शन जो हो रही है ना उसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि आप सरेंडर कर देते हो। और रॉबरी को जब हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली एक फैक्टर ये आ जाता है कि फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ हर्ट या फियर ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ये चीज को डिफरेंशिएट करता है। रॉबरी विल ऑलवेज कंटेन अ फैक्टर ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। हाँ, ये मैंने पहले ही लाइन लिखवा दी थी, और पहली ही लाइन अगर आप अपनी रॉबरी के सेक्शन की पढ़ोगे तो यही है कि इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। व्हाट वेयर विल चेन स्नैचिंग? यार चेन स्नैचिंग थेफ्ट होता है वैसे, मैं तुम्हें क्लियरली बताऊं तो कि बेसिकली क्योंकि चेन स्नैचिंग में अगर आप देखोगे, अगर चेन स्नैचिंग का अगर डिफरेंस मैं बता देता हूँ, सपोजिंगली कोई मैं रोड पे जा रहा हूँ और मेरी चेन खींच के कोई चला जाता है तो वो थेफ्ट है, नॉर्मल सिचुएशन है।
इसलिए चेन स्नैचिंग की सिचुएशन को अगर हम चेंज कर देते हैं, वो बेसिकली क्या करता है, मेरे सर पे गोली रखता है, थ्रोट पे ही मेरे को मिलता है, मेरे सर पे गोली रखता है, कह रहा है कि अपनी चेन निकाल के मेरे को दे, और उस चेन को मैं निकाल के दे देता हूँ उस बंदे को, तो वो रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन होगी। ठीक है, ये चीज को डिफरेंशिएट होता है। चेन स्नैचिंग नॉर्मल सिचुएशन में थेफ्ट ही है, एक में खुद इंड्यूस करते हैं, सेकंड वाले में खुद ले लेता है। हाँ बेसिकली यही है यार, और निकी यही तेरा आंसर है। मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है यार रॉबरी और थेफ्ट के अंदर जाने का। और इसकी इलस्ट्रेशंस एक बार ही देख लेना, अपनी साइड से ही देख लेना यार। इसकी इलस्ट्रेशन में मेरे को लगता है कि यार मैंने ज़्यादातर करा ही दिए हैं इसकी इलस्ट्रेशन। जब मैं डकैती की बात करता हूँ, रॉबरी और डकैती को जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, आप लोग समझो कि यार अगर रॉबरी 5 लोग मिलके करेंगे, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग करेंगे, तो वो जो रॉबरी है वो डकैती बन जाएगी। सिर्फ आपके लिए इतना ही रिक्वायर्ड है इस चीज़ को समझने के लिए। इतना डिटेल में मत जाना इस सेक्शन के अंदर कि अरे यार 5 लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं है, इतना डिटेल में अब कभी आता नहीं है। आपके लिए सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है कि यार 5 लोग मिलकर रॉबरी कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा लोग मिलकर रॉबरी कर रहे हैं, तो वो डकैती होगी, वो रॉबरी नहीं होगी। यही इस पे आता है। इस साथ साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जो एक टॉपिक रह गया था वो ये था रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। एक बार सेक्शन दिखा दूंगा, एक मिनट रुकना। आखिरी टॉपिक करा रहा है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आपका बेसिकली सेक्शन 339 के अंदर है। अभी न्यूज़ में भी था कल परसों ही, जब बेसिकली किसी की अरेस्ट हुई थी, नाम पता नहीं ले सकते, बट किसी पर्सन की एक्स पर्सन की अरेस्ट हुई थी। सबने न्यूज़ में देखा ही होगा, सबने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा। उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के और सेक्शन 144 के वायलेशन के लगे थे। किसी का बर्थडे था, बाकी आप समझ जाना किसका बर्थडे था किसका नहीं था, आप सब देख बैठे हो। मुझे नहीं पता किसका नाम ले सकते नहीं ले सकते, बट सिर्फ आपको बता दिया। फिर भी उसके अगेंस्ट जब चार्जेस लगे थे तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लगे थे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस चीज का डिफरेंशिएटर ही आता है बेसिकली आपके लिए। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपका सेक्शन 340 में है। हाँ जूनियर हुए मेरे को पता नहीं, तो डिटेल बता ही दिया, नाम ही बोल देता है इसे तो। मैंने भी न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था यार, मुझे भी देखना था कि क्या सेक्शन में अरेस्ट हुई है, तो मैंने इसलिए न्यूज़पेपर अगले दिन मैंने देखा जाके कि यार सेक्शन क्या बना है इनके अगेंस्ट, क्योंकि इतना तो दिख रहा था कि 144 की वायलेशन तो चलो फिर भी बोल लेते हैं, बट साथ साथ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का सेक्शन भी लगा हुआ था। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जो एक चीज कॉमन है, वो दोनों ही चीजें अगर आप देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में बेसिकली ये होता है कि मेरा एक लीगल राइट है, सपोजिंगली अपने घर जाने का लीगल राइट है, मेरे घर के अंदर एंटर करने का मेरा एक लीगल राइट है, और उस लीगल राइट को एक्सरसाइज करने के मेरे को मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है और मेरे को घर के अंदर नहीं घुसने देता। वो जब ये चीज नहीं करने देता है तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ। ठीक है, मेरी लीगल राइट ऑफ मूवमेंट को कोई वॉयलेट कर रहा है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वॉयलेट फ्लैट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इस सिचुएशन में जो ऑफेंस होगा वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। इंग्रेडिएंट्स इसके यही हैं यार कि पहला इंग्रेडिएंट ये है वॉलंटरी obstruction of a person. Second thing, the obstruction must be such so as to prevent that person in any direction in which he has a legal right to proceed, in which he has a right to proceed. तो सपोजिंगली अगर आप देखोगे तो इसकी एक इलस्ट्रेशन जो बहुत प्रैक्टिकली होती हुई है। सपोजिंगली मैंने अपना घर किराए पे दिया है किसी बंदे को, उस बंदे का जब तक वो मेरे को किराया भी दे रहा है या नॉर्मली वो किराया नहीं भी दे रहा है तब भी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, मुझे कोर्ट में जाके उसकी इलेक्शन करनी पड़ती है। वो चीज़ आपके लिए नहीं है, बट मैं सिर्फ इस इलस्ट्रेशन में सिर्फ आपको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपना घर किराए पे किसी को दिया है, उसका लीगल राइट है, किराएदार का लीगल राइट है कि उस घर के अंदर आए, उस घर के अंदर वो रहे, बट मैं किसी दिन जाके क्या करता हूँ ताला लगा देता हूँ और मैं उसका लीगल राइट एक्सरसाइज करने से उसको रोकता हूँ। तो मेरे अगेंस्ट जो ऑफेंस बनेगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का बनेगा। बहुत कम पनिशमेंट है यार इसकी, 500 रुपये फाइन या 1 महीने की सजा है इसके अंदर ऑफेंसेस के अंदर, ये बहुत मिनिमम पनिशमेंट है। तो अगर हम ये चीज़ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे आते हैं, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक तरीके से अगर मैं बोलूँ ना तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का एक एग्रेवेटेड फॉर्म है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि यार रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आपको किसी डायरेक्शन किसी जगह जाने से रोका, बेसिकली उसने मेरे को मेरे अपने घर के अंदर जाने से रोका। वहीं कन्फाइनमेंट में बेसिकली कन्फाइन कर दिया उसने एक जगह पे, उसने बेसिकली मेरे को कहीं भी जाने से रोक लिया है। सपोजिंगली रिस्ट्रेंट हियर मस्ट बी
और मैंने लिखा भी वही लाइन यार। टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम, यार एग्जाम लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्शियल और कंप्लीट कुछ कॉन्सेप्ट है सर। एक मिनट रुकना यार, पार्शियल और कंप्लीट रिस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे कह रहे हो तुम लोग? हाँ यार, ये पार्शियल और कंप्लीट रिस्ट्रेंट का मेरे को लग रहा है तो मयंक जो भी तो ये बात बता रहा है, तो बेसिकली जो मैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर है वो बेसिकली अगर आप देखो तो किसी को कन्फाइन जब हम करते हैं तो वो कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर देते हैं कि यार हम लोग उसको कहीं पे भी नहीं जान देते। सपोजिंगली क्या करते हैं कि यार उस बंदे को मैंने कमरे के अंदर एक बंद कर दिया है और उस बंदे को कहीं से भी जाने नहीं दे रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं जाने दे रहा हूँ। इस सिचुएशन में उसका राइट है कि वो उस कमरे से बाहर निकल जाए, बट फिर भी मैं उसको राइट एक्सरसाइज करने से मना कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली उसको ऊपर एक कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर दिया उस बंदे को कहीं से भी मूव करने के लिए। तो इस सिचुएशन में बेसिकली जो मेरे अगेंस्ट ऑफेंस बनेगा वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का बनेगा। तो बेसिकली मैंने यही लाइन लिखी हुई थी, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, जो इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर किसी को रोक रहा हूँ तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और अगर मैं उसको कहीं पे भी जाने से रोक रहा हूँ तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट एग्रावेट हो जाती है क्योंकि वो एग्रावेटेड फॉर्म है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। और इलस्ट्रेशन वगैरह एक बार देख लेना इस सेक्शन की, मुझे लगता नहीं कि इसकी शायद इलस्ट्रेशन है भी या नहीं है, मुझे नहीं याद, क्योंकि इसकी इलस्ट्रेशन मेरे कल है भी नहीं। बाकी मुझे लगता है कि यार इससे ज़्यादा तो टॉपिक आपको अपने साइड से ही करना पड़ेगा। एक जो चीज़ कल परसों में रह ही गई थी वो आपकी थी अनलॉफुल असेंबली की। एक मिनट देना है मेरे को ना, एक मिनट रुकना। कोई आया होगा अगल बगल, बोल दीजिए। सेक्शन असली नाम कुछ और है। कृति अगर शशांक भैया क्लास ओवर हो गई क्या? हाँ, तो मैं आपको ये चीज़ बता, एक मिनट रुकना, मैं शायद ऑफलाइन हूँ और आईडी से एक मिनट, मैं साइट दूसरी जगह से कनेक्ट कर रहा था। मैंने आपको अनलॉफुल असेंबली, मैंने आपको कॉमन इंटेंशन करा दिया था पहले ही, सेक्शन 34 हमने करा दिया था। बट उसका डिफरेंशिएटर बता रहा हूँ मैं किस उसके साथ, बेसिकली आपके अनलॉफुल असेंबली के साथ इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फिर भी मैं अपने साइड से करा दूंगा क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन रह जाती है। आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि यार हम जब अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो अनलॉफुल असेंबली जब हम बात करते हैं आईपीसी के अंदर सेक्शन 141 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अनलॉफुल असेंबली जो आईपीसी डिफाइन करती है वो ये कहती है कि 5 से ज़्यादा लोग, कई लोग 4 से ज़्यादा लोग को अनलॉफुल असेंबली कराते हैं क्योंकि वो आईपीसी से रिलेट नहीं कर रहा है। वो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि जब सेक्शन 144 इम्पोज होता है सीआरपीसी के अंदर, जब 144 इम्पोज होता है, नॉर्मली वो क्या करते हैं कि 4 लोगों से ज़्यादा की मैं नहीं करूंगा, मैं गैदरिंग को शेयर रिस्ट्रिक्ट कर कर देते हैं। सेक्शन के अंदर कहीं पे भी नहीं है, 144 को ड्राइव भी अगर आप अकाउंट पढ़ोगे सर्विस अपनी साइड कैसे से करता हूँ। तो 144 के अंदर कहीं पे भी नहीं है कि यार 4 लोगों की गैदरिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बट नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं आता है कि यार 4 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बट जब आईपीसी की अनलॉफुल असेंबली की बात होती है ना, तो आईपीसी की अनलॉफुल असेंबली बेसिकली ये कहती है कि 5 लोगों से ज्यादा असेंबली करेंगे एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, तो उस चीज को हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। ये चीज आपकी कहती है सेक्शन 141 आपका आईपीसी का ये कहता है। इसका सेक्शन याद कर लेना यार, और सारे सेक्शन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये सेक्शन याद कर लेना क्योंकि ये सेक्शन कई बार आ जाता है, कई बार न्यूज में रहता भी है थोड़ा बहुत। रुकना।
बेसिकली मैंने इसका डिफरेंशिएटर अपने एग्जाम्स के टाइम पे ही लिख लिया था, अनलॉफुल असेंबली और कॉमन इंटेंशन का डिफरेंशिएटर। तो जब हम सेक्शन 34 की बात करते हैं जो आपको कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नहीं आओ वापस। लास्ट टॉपिक है यार ये मेरा, मुझे लगता है कि इसके बाद तो जितना भी होगा वो थोड़ा बहुत आपको अपनी साइड से ही करना पड़ेगा, और ये क्योंकि रह गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये लास्ट टॉपिक ही करा रहा हूँ अपनी साइड से एक बारी। 141 आप लोग जब सेमेस्टर में आओगे तब इसका डिफरेंशिएटर अपनी साइड से भी करोगे वैसे, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कॉमन इंटेंशन। 295 हो यार, 295 मैं अपनी साइड से नहीं कराया यार। 295 मुझे लग रहा है कि यार अगर मैं अपनी साइड से कराऊंगा तो बहुत डिटेल चला जाएगा और इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। 295 के लिए आप एक ये चीज़ करो कि यार जो मैंने ये फैजान मुस्तफा का बताया था, इनकी वीडियोज़ हैं 295 के ऊपर, 295 पे इनकी वीडियो देख लेना। और जो हेट स्पीच के जितने भी लॉज हैं ना, उस पर इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी आया था, तो इंडियन एक्सप्रेस पे का एक्सप्लेन आया था। आप लोगों से भी रिसर्च करना है कि यार इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन ऑन हेट स्पीच, उसके बाद वो बता देगा आपको सेक्शंस। मैं बार हाँ एक मिनट रुकना। तो जब हम लोग कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, कॉमन इंटेंशन के सेक्शन में लिखा हुआ है सेवरल पर्सन। ये सेवरल पर्सन अगर आप देखोगे तो दो से ज्यादा लोग, ये कहता है कि 2 और मोर पर्सन्स आपके बेसिकली कॉमन इंटेंशन वाले सेक्शन से रिलेट करते हैं। जब हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो सेक्शन आपको कहता है 5 और मोर पर्सन्स। ठीक है, जो दूसरी चीज आपकी है वो ये है कि यार जब हम 34 लगाते हैं, 34 में कोई लिमिटेशन नहीं है। 34 मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ एविडेंस है। बेसिकली जब 3-4 लोग मिलकर आपस में काम कर रहे हैं सेम इंटेंशन के साथ, उनके ऊपर हम बेसिकली सेक्शन 34 का यूज करते हैं कि यार हम लोग रादर देन हर एक का अलग अलग एक्ट के लिए उनको ब्लेम वर्दी बनाएं, रादर हर एक को अलग अलग एक्ट के लिए उनको ब्लेम वर्दी बनाएं, हम उनके कंबाइंड जो एक्ट हैं, सेवरल एक्ट्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं, उन सब के लिए उन सबको ऐसे पनिशमेंट दें कि यार हर एक ने अपने आप वो चीज़ की है। सपोजिंगली 4 लोग मिलकर किसी का मर्डर करते हैं और कोई बंदा ये प्ली लेता है कोर्ट में जाके कि यार मैंने तो सिर्फ पैर पकड़े थे, मैंने तो और कुछ नहीं किया था, तो ऐसी प्ली को कोर्ट ये रिजेक्ट कर देगा कि यार जो आप चारों ने मिलकर काम किया है, हम उसको एज अ रूल ऑफ एविडेंस ये लेके चलेंगे कि आप जो चारों मिलकर काम कर रहे हो, ये चारों मिलकर अगर आप काम कर रहे हो, तो मैं कोर्ट को जो पनिशमेंट देने होंगे वो ये सोचेगा कि यार इस पनिशमेंट को अगर मेरे को देना है, ए बी सी एंड डी को देना है, तो चाहे ए ने सिर्फ पैर पकड़े थे बट ए को भी मैं मर्डर की पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि जो उसका पैर पकड़ने वाला काम था उसका उस टाइम पे कॉमन इंटेंशन सेम था और उसने उसको मर्डर में पार्टिसिपेट किया था। यार मैं एक बार बता रहा हूँ इसका डिफरेंशिएट, मैं इसलिए बता यार मेरे ना बार बार ऑफलाइन होता जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। इसकी फोटो ही डाल देता हूँ यार, मुझे लगता है कि रादर देन इतना खुद लिखूंगा। एक मिनट रुकना यार, ये फोटो ही शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को ना। पहले 12 बजे हुए एकदम। अब ये देख लेना तुम लोगों को मेरी हैंडराइटिंग समझ पे आती ही नहीं आती, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग तो यही है यार। मुझे नहीं लगता किसी को समझ आनी चाहिए, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है नहीं। और मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ रादर देन किसी और के लिए, तो तैयार होकर गया तो क्या ही शॉर्ट समझ दिलवाने। आएगा। एक मिनट रुकना यार, मेरा फोन और दोनों की बैटरी भी लो हो गई है, मेरे को दोनों ही चार्जिंग पे भी लगाने पड़ेंगे साथ साथ, दोनों को चार्जर भी नहीं है बस। और भी खुल गया। तो यार यही डिफरेंशिएटर है बेसिकली क्लिप अपने इन दोनों के बीच में। तो पहली चीज़ जो यही है कि यार सबको दिख तो रहा ही होगा, ये फोटो मैं डलवा दूंगा अगर ग्रुप में किसी को रिक्वायर्ड भी हो तो। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। पहली चीज़ जो सेक्शन 34 के अंदर है वो सेवरल पर्सन की मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जहाँ पे 34 के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा लोग, अनलॉफुल असेंबली की एक रिक्वायरमेंट होती है कि 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि यार हम लोग, मैंने ये बात की कि 34 किसी भी सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं, उसका कोई ऐसे लिमिटेड ऑपरेशन नहीं है। जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि यार जब हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो सेक्शन के अंदर ही ना उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स गिवन हैं। तो वो 5 ऑब्जेक्टिव्स एक बार अपनी साइड से देख लेना, क्योंकि वो सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली कि
आप किसी सरकार के कानून के अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो चीज़ अनलॉफुल असेंबली के अंदर होगी। वो 5 ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। 34 और उसको यही चीज़ क्लियरली करती है, बेसिकली डिफरेंशिएट करती है। तो 34 में बेसिकली जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 34 के अंदर एक रूल ऑफ एविडेंस है बेसिकली। इसके अंदर आपकी कोई जब आप बेसिकली आप किसी ऑफेंस को कमिट करते हो, उसके अंदर आपकी जॉइंट लाइबिलिटी बनाता है 34। खुद एक ऑफेंस नहीं है, डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस बाय इटसेल्फ। जब हम लोग 141 कॉमन अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, तो एक सिर्फ पार्टिसिपेशन ऑफ एन असेंबली, बेसिकली आप अगर किसी अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आई गेस 144 है या 145 में इसकी पनिशमेंट भी दी हुई है कि आप किसी अनलॉफुल असेंबली का पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करना ही पनिशेबल है। सपोजिंगली मैं सरकार के किसी कानून, काफ़ी सीए के प्रोटेस्ट के टाइम पे लोगों के अगेंस्ट ये चीज़ यूज़ की गई थी कि सरकार के किसी कानून के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप किसी कानून को बेसिकली किसी गवर्नमेंट की कोई चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप बहुत सारे लोग ये चीज़ कर रहे हो, उस टाइम पर अनलॉफुल असेंबली का काफ़ी सेक्शंस को यूज़ किया गया था। तो यही चीज़ मैंने बताया था कि सेक्शन 144 की सेक्शन 141 एक अनलॉफुल असेंबली में होना ही एक ऑफेंस भी है। जहाँ तक की एक बात है बेसिकली, जहाँ तक आपकी एक और चीज़ है कि यार हम जब उसकी बात करते हैं 34 की बात करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। 34 में आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई थी कि यार क्या चीज़ डिफरेंशिएट कर रही है बाकी सेक्शंस में। जब हम अबेटमेंट से डिफरेंशिएट कर रहा था मैं कॉमन इंटेंशन को, उस टाइम पे मैंने बोला था कि यार अबेटमेंट में रिक्वायरमेंट पार्टिसिपेशन की नहीं है, बट कॉमन इंटेंशन की 34 के टाइम पे पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक मिनट, हाँ। और जब हम लोग अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, मेंबरशिप इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। कॉमन इंटेंशन यहाँ पे वर्ड यूज होता है 34 के अंदर। और जब हम लोग जब अनलॉफुल असेंबली के अंदर हम आते हैं, वहाँ पे वर्ड यूज होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। दोनों में डिफरेंशिएशन है। कॉमन इंटेंशन बेसिकली है कि आपस में आप लोगों ने मिले, आप लोगों ने का एक प्रिंसिपली ये हुआ कि हम लोगों की किसी का मर्डर करना चाहते हैं, हम आपस में हमारा मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग किसी का मर्डर करना चाहते हैं, हमारा ये इंटेंशन है। सपोजिंगली ऐसा होता है कि यार ऐसा सिचुएशन में 34 लगेगा अलॉन्ग विद सेक्शन 302, हम लोगों के अगेंस्ट 302 की पनिशमेंट मिलेगी हम सबको। सपोजिंगली अगर मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देता हूँ, हमारा क्या मतलब होता है कि हम किसी के घर पे जाते हैं, हमारा जो इंटेंशन होता है उसके घर पे जाने का वो क्रिमिनल ट्रेसपास का होता है। हम लोग जो आपस में डिसाइड करते हैं, 10 लोग मिलके किसी के घर पे चले जाते हैं कि यार हम लोग 10 लोग जा रहे हैं, बट 10 लोगों के पास बेसिकली ये होता है कि एक बंदे के पास चक्कू वक्कू होता है, मेरे को पता है कि उस बंदे के पास चक्कू है, बट मेरा कोई इंटेंशन उस टाइम पे हम लोगों का कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम उसको मर्डर करेंगे या कुछ करेंगे। हम लोग सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए उस बंदे के घर पे जाते हैं। बट उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो उसमें से 2-3 बंदे मिलके मर्डर भी कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सेम था, कॉमन ऑब्जेक्ट हमारा सेम था, क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑब्जेक्ट था, मुझे नॉलेज भी थी कि क्या ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि यार जिसके पास चक्कू है वो दूसरे बंदे को मार देगा ट्रेसपास के टाइम पे। इस सिचुएशन में कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन यूज करके मेरे को जो बेसिकली अगर आप सेक्शन 149 को भी पढ़ेंगे कि यार 149 है, रुकना मेरे को वापस रिकॉर्ड करने देना। हाँ, 149 आपको ये चीज बोल रही है कि एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिमिनल ट्रेसपास का था, बट उसी की भी हम लोग बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि उसी के करते हुए, मतलब उसी के आगे करते हुए एक मर्डर भी कमिट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में मेरे अगेंस्ट वो मर्डर का ऑफेंस चढ़ जाएगा। कॉमन इंटेंशन के टाइम चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल नहीं होती, चाहे तब भी मेरे अगेंस्ट, क्योंकि इसी को मैं बोलता हूँ कि ग्रेडिंग बढ़ जाती है। अगर हम देखते हैं कि यार 5 से ज़्यादा लोग अगर आ जाते हैं, तो मैं क्या कोशिश ये करूंगा कि रादर देन मैं 34 का यूज करूं, मैं यूज कर लूंगा सेक्शन 149 का। और मैं रादर देन प्रूफ करने के कोर्ट को कि यार इन सबका कॉमन इंटेंशन था, मैं ये प्रूफ करने लगूंगा कि जो लोग सारे मिले थे इन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट था, और जो ये मर्डर हुआ है ये इस कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए अंदर हुआ है। और सबको नॉलेज थी कि ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि यार ये बंदा किसी का मार दे। ये एक नॉलेज वाला फैक्टर है। आप लोगों को इसकी डिटेल में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन आप वैसे भी अब सेमेस्टर में आओगे तो करोगे। एक जो चीज़ क्रिटिकली फैक्टर चेंज करती है, वो जो मर्डर वाले फैक्टर से मैं डिफरेंशिएट कर रहा था, वो ये है कि यार जो किसी ने मर्डर किया, जो हम लोग मैंने बोला ना कि 10 लोग गए हैं और किसी ने जाके उसको मार दिया, मर्डर कर दिया, मुझे पता था कि वो शायद मर्डर भी कर दे। इस सिचुएशन में मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करी। सपोजिंग वो 10 लोग में मैं हूँ, मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया मारने के टाइम पे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ वहाँ पे इन लोगों के क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए गया था। मैं कोई इंटेंशन के साथ नहीं गया था मारने के लिए। मैंने मर्डर के लिए भी कोई अपना एक मिनट रुक जाए, मेरे को कंप्लीट करने दे। मैंने मर्डर के लिए भी कोई अपना मैंने मर्डर के लिए बेसिकली मर्डर के लिए भी मैंने कोई अपना हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, मैंने बंदे को पकड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करी। मेरी सिर्फ मेंबरशिप ही मेरे को अनलॉफुल असेंबली 149 को यूज करते हुए मेरे को मर्डर के अंदर डाल देगी। सैम जो तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉब लिंचिंग के केस में सेम ऑफेंस होगा।
यार मॉब लिंचिंग के केस में सपोजिंगली अगर मॉब लिंचिंग होती है किसी के अंदर की तो बेसिकली अगर नॉर्मल सिनेरियोज देखेंगे ना, नॉर्मल सिनेरियोज में 34 को यूज करके 302 डाल देंगे हम। बेसिकली यही करेंगे कि 302 में पनिशमेंट देनी है जिस जिन बंदों ने मॉब लिंचिंग करी है, और उसके साथ हम 34 लगा देंगे ताकि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे मॉब लिंचिंग में उन सबको हम मर्डर के लिए डाल दें। बट क्या चीज डिफरेंशिएट कर रही है वो ये है कि यार कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम 34 की बात करते हैं ना, तो 34 के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। उसकी लिमिट वो है कि यार कोई भी उसमें अंदर लिमिट नहीं है। जब हम लोग अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, उसकी 5 लिमिटेशन हैं। अगर आप 141 में आओगे ना, तो उसके अंदर लिखी हुई है इसकी क्या लिमिटेशन है। एक बार अपनी साइड से भी लिमिटेशन देख लेना कि यार पहली लिमिटेशन की यार क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स के साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी उस चीज को लॉ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या सेकंड आपकी बेसिकली यही है रिस्ट्रिक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। ये चीजें हैं। तो मॉब लिंचिंग वाली चीज जो है ना, वो आपकी 141 के अंदर नहीं होगी, क्योंकि 141 जो है ना उसकी रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन है। वो 5 ऑब्जेक्टिव्स के अलावा उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये चीज क्लियर है। इस साथ साथ मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर वो कुछ डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट है। एक चीज जो बता दूं, 144 जो आईपीसी के अंदर 141 है अनलॉफुल असेंबली, वो बहुत अलग है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि यार धारा 144 लग गई, वो तो सेक्शन 144 जो लगता है, जो कहीं पे भी इम्पोज होता है, वो सीआरपीसी के अंदर इम्पोज होता है। उसके अंदर ये होता है कि यार बेसिकली ये क्वेश्चन पिछली बार भी आ गया था कि कौन इम्पोज करता है। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि कुछ रीजंस भी उसके अंदर अगर दिए हुए हैं कि मैंने कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार कोई डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है या हेल्थ या सेफ्टी के साथ कोई डेंजर है, अगर गैदरिंग होती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो बेसिकली उसके पास ये अथॉरिटी है कि इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सके। ये 144 के अंदर सीआरपीसी के अंदर है। ये चीज़ को अपने माइंड में रखना कि यार कहाँ पे क्या चीज़ है। मेरे को लगता है इसके साथ साथ अब ये टॉपिक भी खत्म हो ही जाता है यार, इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ आता नहीं है तुम लोगों के। मैंने एक बार मैं वापस अपने ओवरव्यू पे आ जाऊँ तो एक मिनट रुकना है। थैंक यू यार, तुम लोगों को थैंक यू यार, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत अच्छा लगा ये करके यार। तुम लोगों ने भी सही किया। तो मेरे को एक बारी मैं अपने ओवरव्यू पे आ जाऊंगा और मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ तुम एक बारी देख लेना अपनी साइड से। ये सर ओवरव्यू कौन कौन से सेक्शन है? यार, ये मैंने ओवरव्यू स्टार्टिंग में इसीलिए भेजा था कि मैं इसी ओवरव्यू के अकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत चलें। ओवरव्यू के अंदर देखोगे तो हम बेसिक्स वाली चीज़ें कर चुके हैं यार, मैंने पहली क्लास में करा दी थी। जनरल एक्सेप्शन भी हम सारे कर चुके हैं। जनरल एक्सेप्शन के सेक्शंस जितने भी मैक्सिम्स के साथ हैं हम लोगों ने अच्छे से करे हैं। जनरल एक्सेप्शंस मेरे को लगता है 2 या 3 क्लासेस मैंने जनरल एक्सेप्शंस को ही कराने में लगी हैं। तो जनरल एक्सेप्शंस की इलस्ट्रेशंस प्लस जितने भी मैक्सिम्स के साथ सेक्शंस हैं वो अपनी साइड से कंप्लीट करना। ये कंप्लीट कर चुके हैं। थेफ्ट का मैंने आपको आज करा ही दिया है। मिस अप्रोप्रिएशन भी मैंने करा ही दिया है। मिसचीफ एक सेक्शन अपने आप कर लेना। मिसचीफ आ जाता है, क्वेश्चन मिसचीफ से आए हुए हैं काफ़ी। मैं भी डिटेल नहीं करा रहा मिसचीफ की, किसी को ना समझ आए मिसचीफ तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना। थेफ्ट का मैंने आपको बता दिया। थेफ्ट का डिफरेंशिएशन मिस अप्रोप्रिएशन से, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, वो भी करा दिया है। थेफ्ट का डिफरेंशिएशन एक्सटॉर्शन से, रॉबरी से, वो भी करा दिया अपनी साइड से। ठीक है। मर्डर हम लोग एक बार ही कर चुके हैं, क्लास 2 में हमने मर्डर किया था बेसिकली। और यार दिवेश, जो भी तेरे क्वेश्चन है मेरे को प्लीज पर्सनल पे कांटेक्ट कर लेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि बियॉन्ड टाइम यार मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ना मेरी भी एक लिमिटेशन है कि एक महीना बचा यार हमारे एग्जाम्स आने में, सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं हमारे हम लोग के भी। तो मैं बियॉन्ड टाइम नहीं दे सकता कि मैं पूरे टाइम क्लासेस ही लेता रहूँ। कुछ मैंने सोचा था 3 क्लासेस में आईपीसी करा दूंगा, बट मेरे को लगता है कि 7th क्लास हो गया शायद, हमारी 7th क्लास है हमारी। हाँ, तो हम 7 क्लासेस हो चुके हैं, बट इतनी डिटेल में मेरे को नहीं था कि मैं किसी को कराऊंगा। बट खुद भी पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार थोड़ी डिटेल करा भी देते हैं। तो मर्डर मैं अपनी साइड से एक बार फिर भी करा चुका हूँ। एक बार फिर भी सेक्शन पढ़ लेना मर्डर के, और मर्डर की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। तो जो आपकी एक्सप्लेनेशन 1 है मर्डर की, जो 299 की, बेसिकली मर्डर की नहीं, सेक्शन 299 की पहली एक्सप्लेनेशन जो है बेसिकली वो डील करती है एक्सेल प्रिंसिपल से। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में रख के ही एक्सप्लेनेशन कर लेना। सपोजिंगली क्या होता है कि एक बंदा एक डिसीज से सफर कर रहा है और मैं उसको पॉइजन मिला के दे देता हूँ। वो बंदा डिसीज से सफर कर रहा है और वो मैं उसको पॉइजन मिला के दे देता हूँ, और क्योंकि वो डिसीज से सफर कर रहा होता है और वो पॉइजन ले लेता है, वो डिसीज और पॉइजन मिला के उसकी डेथ कर देते हैं। सपोजिंगली ऐसा होता कि एक नॉर्मल बंदे को जो डिसीज से सफर ना कर रहा होता और मैं उसको पॉइजन दे देता, तो वो उस पॉइजन से ना मरता, बट क्योंकि वो उस डिसीज से सफर कर रहा था वो उसकी वजह से मर गया है। तो इट्स इमेटीरियल वो बंदा डिसीज से सफर कर रहा था या नहीं कर रहा था, इट्स एन इमेटीरियल थिंग। तब भी मैं कल्पेबल होमोसाइड के लिए कन्विक्टेड होऊंगा, और चाहे वो बंदा सफर कर रहा होता नहीं कर रहा होता, वो दैट्स एन इमेटीरियल थिंग। इस चीज को हम बोलते हैं एक्सेल प्रिंसिपल, कि यार वो अंडे की बेसिकली अंडे की शेल की तरह एक बंदा है। और ये आप लोग जब आओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, और टॉट लॉ में भी आता है एक्सेल प्रिंसिपल, कि वो अंडे की शेल की तरह एक बंदा है। वो बंदा आपको जिस एग्जिस्टेंस में मिल रहा है उसके साथ जैसी चीज आप कर रहे हो
वो चीज़ की जो कमीशन हो जाती है बेसिकली आपका जो उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है, दैट्स द थिंग दैट्स मटेरियल रादर देन वो बंदा क्या शेल है, उस बंदे की शेल क्या है। जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है उसकी वो ये है कि यार सपोजिंगली एक बंदे को मैं वही पॉइजन वाला एग्जांपल देता हूँ, और वो पॉइजन वाले एग्जांपल में ही मैं ये होता है कि यार ऐसा हो जाता है कि यार उस बंदे को मेडिकल केयर अगर अच्छी मिल जाती, सपोजिंगली अगर उसको मेडिकल केयर अच्छी मिल जाती, तो वो मेडिकल केयर अगर अच्छी मिल जाती वो बच जाता, बट मेडिकल केयर क्योंकि उसको अच्छी नहीं मिली, वो उस मेडिकल केयर अच्छी ना मिलने की वजह से मर गया। तो इस सिचुएशन में जब कोर्ट में जाके ये मैं प्ली नहीं ले सकता यार क्योंकि उसको मेडिकल केयर अच्छी नहीं मिली, तो मेरे अगेंस्ट आपका बेसिकली मर्डर का कल्पेबल होमसाइड का ऑफेंस नहीं बनना चाहिए। कोर्ट मेरे को यही कहेगा कि यार इट्स इन क्योंकि मैं उसकी पोजीशन में बेसिकली इसको बेड में डेथ बेड पे उसको जो मैंने भेजा है वो मैंने अपने एक्ट से भेजा है, तो मेरे को कोर्ट यही कहेगा कि तुम ही हो उसको जो डेथ बेड पे भेजा है, इट्स एन मटेरियल थिंग कि उसको मेडिकल केयर कैसी मिली है कैसी नहीं मिली। थर्ड एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी करा दी थी कि बेसिकली जैसे ही बंदा वूम से बाहर निकलता है तो उसका बंदे का मर्डर कमिट करने का आ जाता है, तो उस बंदे का कल्पेबल होमिसाइड कमिट करने का होता है। जब वूम के अंदर रहता है तो कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन नहीं आता है, वो आपकी बेसिकली 313 अबॉर्शन वाले सेक्शंस हैं उनके अंदर रिलेट होगा। ये तीन एक्सप्लेनेशन हैं इसकी, एक्सप्लेनेशन अपने साइड से पढ़ लेना। ग्रेवियस हर्ट और सिंपल हर्ट का आपके जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उसमें डिसलोकेशन ऑफ ट्रूथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अपनी साइड से एक बार कर लेना। इनकोहेट ऑफेंसेस हम सारे कर चुके हैं। डेफोमेशन अपने साइड से एक बार सेक्शन पढ़ लेना क्योंकि इस साल शायद इतने न्यूज़ में रहा है, बट पीछे से कुछ न्यूज़ में रहा था। 377 भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो अपनी साइड से एक बार फिर भी देख लेना। इन न्यूज़ तो यार सेडिशन पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि यार वही टीओ वही सहेज की ना वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था उसके 2-3 दिन बाद ही वीडियो डाल दी थी। कोई लिंक डालना चाहे तो उसका लिंक भी डाल देना यार, उनकी वीडियो से एक बार पढ़ लेना। शायद 20-22 मिनट की भी कुछ वीडियो है उनकी, तो वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, तो उस डिटेल्ड वीडियो को एक बार ही देख लेना। और ये चीज़ भी एक चीज़ अपने साइड से कर लेना कि यार सेडिशन किस किस मतलब क्योंकि महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय जी इनके अगेंस्ट सेडिशन लगा था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि विच ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन और पनिश्ड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन। और सेडिशन पे महात्मा गांधी की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच भी थी, तो वो भी एक बार देख लेना। नो भैया जस्ट छोटे टॉपिक्स मैटर नहीं यार, एक मिनट रुकना, मेरे को एक मिनट लिंक डाल ही देता हूँ मैं, ये ना एक मिनट रुकना यार। हाँ ये वाली वीडियो है, एक बार देख लेना। ये जब जजमेंट आई थी, और जजमेंट पे आने पे फैजान मुस्तफा जो मैंने प्रोफेसर बताया, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, उन्होंने भी एक अपना बोला था, तब मैंने तब वो भी देख लेना आप लोग। सेडिशन केस का नाम भी देख लेना। मैरिटल रेप वाले छोटे जो टॉपिक्स हैं इनकी भी एक बार देख लेना यार अपनी साइड से भी, जितना भी न्यूज़ में रहा होगा वो देख लेना। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए मत करना कि आर्गूमेंट्स भी देखने लग जाए कि आर्गूमेंट्स क्या है क्या नहीं है। आपकी सबसे बस प्रोविजन क्या है मैं एक बार करा भी चुका हूँ कि यार सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 टॉक्स अबाउट मैरिटल रेप, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 295 का मैंने आपको बताई थी, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि कमिटीज और कमिटीज के नाम, इसके जेएस वर्मा कमेटी और रणवीर सिंह कमेटी, इन कमेटी के अलावा एक मैलीमुथ कमेटी है। एक बार सिर्फ गूगल पे सर्च कर लेना मैलीमुथ कमेटी, और बेसिकली एक क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ मैलीमुथ कमेटी रिलेट्स टू विच एरिया, तो वो क्रिमिनल रिफॉर्म्स में, क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर, रिफॉर्म्स के अंदर रिलेट करती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये कमेटी भी एक बार देख लेना। यूपीएससी के कुछ आर्टिकल्स के कुछ साइट्स के अंदर इस कमेटी का ज़्यादा लिखा होता है। ज़्यादा कमेटी की रिकमेंडेशंस में मत जाना कि यार सिर्फ सिवाय जेएस वर्मा कमेटी के, जेएस वर्मा कमेटी के काफ़ी चेंजेस आए थे इसलिए उस कमेटी में फिर भी चले जाना। बट बाकी कमेटीज़ के ज़्यादा डिटेल में मत जाना कि यार हर एक कमेटी का हम लोग याद करने लग जाए। मुझे लगता है इसके साथ मैं एंड करता हूँ यार अपनी साइड से। किसी को कोई डाउट हो, अब तक जितना कराया उससे रिलेटेड डाउट हो तो पूछ लेना, बेटर रहेगा। किसी को